देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। रिकॉर्डिंग का मिला है मैम, स्क्रीन शेयर नहीं। स्क्रीन शेयर है, अब देखो मिल गया। है मैम, स्क्रीन शेयर আছে। अब रिकॉर्डिंग का मैसेज आ गया तो है मैम। अच्छा देखो हम लोग यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज স্टार्ट किए थे, ठीक আছে। অনেক অসুবিধা হবে না, আমি জাস্ট একটুখানি বলেছিলাম সেদিনকে আমার এই ক্লাসটাতে, এখনো পুরো পুরো জিনিসটাই বাকি আছে। আমি একবার বলবো আবার স্টার্টিং থেকে যে কি বলেছিলাম, তো অসুবিধা হবে না। अच्छा देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया था, तो अगर किसी ने भी क्लास मिस किया है तो एक बार फिर से सुन लो। थोड़ा सा ही मैंने बताया था, टाइम बचा हुआ था इसीलिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जैसे मैंने एक स्टोरी बताया था, स्टोरी को फटाफट रिकैप कर देते, देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टोरी क्या था हम लोग का कि ये एक शॉप में मिस्टर ए है, इनका बुक शॉप है, ये अपना बुक्स बेचते हैं। इनके पास 3 अलग अलग कस्टमर आए थे, एक है मिस्टर एक्स, एक है मिस्टर वाई और एक है मिस्टर जेड। अलग अलग क्यों, तीनों को अकाउंट्स बुक चाहिए था 500 वाला। मिस्टर एक्स ने पैसा दे दिया और बुक लेके चले गए, तो इनका हुआ कैश सेल। मिस्टर ए की तरफ से हम लोगों ने देखा था इनका हुआ था कैश सेल। मिस्टर वाई ने बोला हम 1 वीक बाद पेमेंट कर देंगे, तो ये हो गया क्रेडिट सेल। इन्होंने तुरंत पैसा नहीं दिया, बोला 1 वीक बाद पैसा दे देंगे, ठीक है, अभी मुझे बुक दे दीजिए। तो मिस्टर ए ने दे दिया, ठीक है। अब कौन किसको सेल करेगा नहीं करेगा तो वो तो रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि उनको बेचना चाहिए क्रेडिट में या नहीं बेचना चाहिए, ठीक है। इनको लगा होगा बेचना चाहिए तब बेच दिया। और मिस्टर जेड के केस में क्या था, इन्होंने कुछ ज्यादा ही टाइम पीरियड मांग लिया, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया था 45 डेज। और इन्होंने बोला, मिस्टर जेड ने बोला कि हम 45 डेज बाद पैसा देंगे। तो मिस्टर ए को लगा कि ये तो काफी टाइम हो जा रहा है, और जितना क्रेडिट सेल होता है इसमें जो बिजनेसमैन है उनको बहुत लॉस होता है। क्यों, क्योंकि उनका पैसा जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अगर अभी पैसा मिल गया तो आज इस पैसे का यूज कर सकते हैं हम लोग, इस पैसे को लगा के बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, जो कि क्रेडिट सेल में नहीं होता है। और अगर क्रेडिट बहुत ज्यादा टाइम के लिए कोई मांग रहा है तो उसमें लॉस ये है कि बहुत ज्यादा टाइम के लिए कैश का ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक मतलब गुड इवनिंग साहिल। गुड इवनिंग मैम। तो इसीलिए यहाँ पर एक रूल्स एप्लीकेबल किया गया है अकाउंट्स के मतलब कॉमर्स में एक प्रैक्टिस होता है, ठीक है। मतलब इसको प्रैक्टिस बोल सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक सोल्यूशन निकाला मिस्टर ए ने कि हम अपना कस्टमर तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन ये नहीं दे पा रहे अभी, ये इस सिचुएशन में नहीं है कि मुझे पेमेंट दे दे, हम क्रेडिट सेल कर देंगे, लेकिन मेरे लिए भी 45 डेज काफी ज्यादा हो जा रहा है। तो हम एक काम करेंगे, हम इनके ऊपर एक बिल्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। इंस्ट्रूमेंट का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब हम एक रिटेन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ठीक है। ये देखो मैंने लिखा भी था, रिटेन डॉक्यूमेंट बनाएंगे। वहां पर हम क्या लिखेंगे, वहां पर ये लिखेंगे कि मिस्टर जेड मेरे पास से 500 रुपीज का एक बुक खरीदे हैं और 45 डेज बाद ये पैसा दे देंगे, ऐसा इन्होंने मुझे कंफर्म किया है। तो ये लॉ की लैंग्वेज में लिखा जाता है 500 45 डेज आफ्टर डेट पे टू मी और एनी ऑर्डर द सम ऑफ 500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है। फिर यहाँ पर परचेजर का एड्रेस होता है, ठीक है। यहाँ पर सेलर का एड्रेस होता है। यहाँ पर एक स्टैंप लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर साइन करता है, कौन साइन करेगा, मिस्टर जेड साइन करके एक्सेप्ट करेंगे। इनको एक्सेप्टर भी बोला जाता है, ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद ये मिस्टर ए को दे देंगे, ठीक है। तो इससे कुछ टर्म्स निकल के आता है, वो मैंने लास्ट दिन नहीं बोला था, अभी बोल देते। देखो तो क्योंकि ए ने मिस्टर जेड पे बिल ड्रॉ किया, ठीक है, इसको बोलते हैं बिल का ड्रॉ करना, बिल्स को ड्रॉ करना। तो मिस्टर जेड को हम लोग बोलेंगे, मिस्टर ए को बोलेंगे ड्रॉयर, ठीक है। क्या बोलेंगे, मिस्टर ए को बोलेंगे ड्रॉयर। इन्होंने बिल ड्रॉ किया किस पे, मिस्टर जेड पे, जो कि एक प्रूव है कि मिस्टर जेड ने कंफर्म किया है कि 45 डेज बाद वो 500 दे देंगे। मिस्टर जेड कौन है, ड्रॉयर, ठीक है। ये है ड्रॉई, सॉरी ये है ड्रॉई, इनको बोला जाता है ड्रॉयर, इनको बोला जाता है ड्रॉई। अच्छा इनका और एक नाम भी है, इनको बोला जाता है एक्सेप्टी। ये एक्सेप्ट करते हैं, इनको बोला जाता है एक्सेप्टी, सॉरी इनको बोला जाता है एक्सेप्टर। मैं थोड़ा सा गलत बता दी, एक सेकंड। इनको बोला जाता है एक्सेप्टर क्योंकि ये बिल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनको बोला जाता है एक्सेप्टी, ठीक है। इनको बोला जाता है एक्सेप्टी।
इनको बोला जाता है एक्सेप्टर। ये पैसा पे करेंगे फ्यूचर में, इसीलिए इनका और एक नाम भी होता है पेयर, ठीक है, इनको बोला जाता है पेयर। और इनको पैसा मिलेगा, इनको बोला जाता है पेई, ठीक है। ये तीन चीज हम लास्ट दिन शायद मुझे लगता है नहीं बताया था मैंने, नहीं बताया था, आज बता दिया, ठीक है। तो देखो फिर से एक बार स्टोरी बताते हुए हम लोग को और भी कुछ चीज सीखने को मिला। पहला बात है कि मिस्टर ए बिल्स ड्रॉ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उसका मैंने लॉजिक बताया, क्योंकि ये ज्यादा दिनों के लिए क्रेडिट मांग रहे हैं। तो इससे इनका बेनिफिट क्या होगा वो भी बताते हैं। इससे एक पहला बात है कि प्रूव हो जाएगा, क्योंकि काफी लंबा क्रेडिट चल रहा है। ऊपर से इसको हम लोग एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, जैसे बैंक में हम लोग अपना कुछ जिसको बोलते हैं मॉर्टगेज रख के लोन ले सकते हैं ना, जैसे किसी के पास गोल्ड है, किसी के पास वैकेंट लैंड है, उसी तरह से ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है ये बैंक एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। बैंक को ये हम लोग दे सकते हैं और उसके बदले बैंक से हम लोग पैसा मांग सकते हैं। ये देखो मैंने बोला था बैंक ये वाला बैंक में ले जाके दिखाएगा, कौन दिखाएगा, मिस्टर ए के पास ये रहेगा, उनके पास ही लॉजिकली रहना चाहिए, क्योंकि मिस्टर जेड के पास रह के क्या फायदा, अगर मिस्टर जेड थोड़े से भी अनएथिकल पर्सन होंगे तो वो बुक लेके ये डेटा लेके गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो मिस्टर ए के पास ही बिल्स रहता है, बिल्स का जो डॉक्यूमेंट है वो मिस्टर ए के पास रहेगा। मिस्टर जेड यानी जो कि ड्रॉई है या फिर एक्सेप्टर है या फिर पेयर है फ्यूचर के, वो इस बिल को क्या करते हैं, यहाँ पर अपना साइन करके मिस्टर ए को दे देते हैं। मिस्टर ए इसको रख सकते हैं अपने पास, 45 डेज बाद मिस्टर जेड से पैसा ले सकते हैं, ये एक ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन होता है मिस्टर ए को अगर बहुत ज्यादा पैसे का जरूरत है लेकिन वो कस्टमर भी अपना नहीं खोना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, इस कस्टमर को इन्होंने क्रेडिट दे दिया और ये जो डॉक्यूमेंट है इसको बैंक में दिखा के बैंक को बोल सकते हैं आप मिस्टर जेड से पैसा ले लीजिएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ रहता है पे टू मी और एनी ऑर्डर, ठीक है। मतलब मिस्टर ए बोल रहे हैं मुझे पैसा दे दो 45 डेज बाद, या फिर हम अगर किसी को बोल रहे हैं देने के लिए उनको दे दो, मेरे ऑर्डर पे दे दो, ठीक है। तो मिस्टर जेड को ये बता देंगे कि आप 45 डेज बाद पैसा बैंक को दे दीजिएगा। इसमें बैंक का एक अर्निंग होता है, कैसे, बैंक क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट रख लेगा और 500 अगर है इसमें, तो बैंक क्या करेगा, बैंक को तो फ्यूचर में जेड से 500 मिल जाएगा 45 डेज बाद, लेकिन बैंक इसमें एक अर्निंग करेगा, क्या करेगा, मिस्टर ए को वो कुछ थोड़ा सा पैसा कम देगा, डिस्काउंट कर देगा, ठीक है। कितना देगा, 500 के बदले मान लो 490 दिया, ये एग्जाम्पल, इसका रेट होता है, हमें रेट का जरूरत नहीं है, ठीक है, हम लोगों के लिए रेट का जरूरत नहीं है, जो रेट एप्लीकेबल होगा वो ऑन दैट मोमेंट देखा जाएगा। अभी हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 490 रुपीज बैंक ने मिस्टर ए को दे दिया। अब 45 डेज बाद मिस्टर जेड से वो 500 कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इससे बैंक का अर्निंग कितना हो गया, 10 रुपीज का बैंक का अर्निंग हो जाता है, ठीक है। ऐसे बैंक अपना अर्निंग कर सकता है। वैसे ही मिस्टर ए बैंक के अलावा ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है ये अपने किसी क्रेडिटर को दे सकते हैं। मतलब मिस्टर ए को अगर किसी को 500 देना था, उनको 500 पैसा देने के बदले ये डॉक्यूमेंट उठा के इनको दे दिया, ठीक है। अब अगर ये डॉक्यूमेंट उठा के इनको दे दिया तो मिस्टर जेड को फिर से क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये पेमेंट मुझे मत करो, मिस्टर पी को कर दो, ठीक है। तो इस केस को बोले थे एंडोर्समेंट, ठीक है। मतलब एक चीज फिर दूसरे किसी को अगर हम लोग सेंड कर देते हैं रीसेंड की तरह, ठीक है, तो ये हो जाता है एंडोर्समेंट, ठीक है। तो एंडोर्समेंट होने पे ये हो जाएंगे एंडोर्सी, ठीक है, एंडोर्स सर, ठीक है, इन्होंने एंडोर्स किया, ये हो जाएंगे एंडोर्सी, ठीक है, ये हो जाएंगे एंडोर्सी। एंडोर्समेंट होता है, एंडोर्समेंट क्यों, एक्चुअली ये मिस्टर ए और जेड के बीच का कॉन्ट्रैक्ट था, जबकि ए अपना ये जो डॉक्यूमेंट है ये पास आउट कर रहे हैं मिस्टर पी को, मतलब एंडोर्स कर रहे हैं, तो दो पार्टी जनरेट होगा, एंडोर्सर और एंडोर्सी। जो एंडोर्स करेगा उसे एंडोर्सर बोलते हैं, जो एक्सेप्ट करेगा उसे एंडोर्सी, ठीक है, जो एक्सेप्ट करेगा। अब ये पैसा मिस्टर जेड किसको देंगे, मिस्टर पी को देंगे, ठीक है। इसीलिए ये भी बोला जाता है कि पेयर तो हमेशा ड्रॉई होगा, पेयर हमेशा ड्रॉई होगा, लेकिन पे जो है मतलब जिसे पैसा मिलेगा वो ड्रॉयर भी हो सकता है, वो एंडोर्सर भी हो सकता है, ठीक है। मतलब मिस्टर ए अगर अपना ये रिटेन डॉक्यूमेंट पी या बैंक को दे देते हैं, इन दैट केस मिस्टर जेड को वो पेमेंट पी या बैंक को करना पड़ेगा उनके ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। ये कुछ छोटा छोटा चीज हम लोगों ने देखा था। अब ये करने से फायदा क्या हुआ, मिस्टर ए क्रेडिट भी दे दिए जेड को और इनको तुरंत पैसा भी मिल गया, ठीक है। अगर बैंक में जाके वो ऐसा करते हैं तो उनको पैसा मिल जाएगा, तो इससे लिक्विडिटी फैक्टर सही रहता है बिजनेस का, कैश फ्लो भी सही रहेगा, कैश ब्लॉक नहीं होगा और मनी लॉकिंग नहीं होगा, ठीक है।
फिर हम लोगों ने देखा था टर्म्स ऑफ बिल। तो ये ऐसा क्रेडिट कितने दिन के लिए मैक्सिमम हम लोग दे सकते हैं, तो रूल्स ये है कि 90 डेज, मैक्स टू मैक्स 90 डेज के लिए ऐसा हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। फिर बोल रहा है कि ड्यू डेट ऑफ बिल, ठीक है, कुछ टर्म्स हमें पढ़ना है, जैसे कि ड्यू डेट ऑफ बिल। ड्यू डेट ऑफ बिल का मतलब हो जाता है जिस दिन बिल जो है एक्सपायर्ड होगा। जैसे घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना, तो उस पे भी ड्यू डेट रहता है, मतलब उसी दिन के अंदर हमें पे कर देना है, ठीक है। और वहां पर कुछ ग्रेस डेज भी रहता है कि उसके बाद 10 दिन तक पे करेंगे। 10 मतलब मान लो जो भी ड्यू डेट है, आफ्टर 10 डेज भी पे करते हैं तो हमारा कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा होगा तो पेनल्टी लगेगा। तो इसे ग्रेस डेज बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, बिल ड्रॉ हुआ है अगर 31 जैन को, और बिल का टर्म अगर 1 मंथ है, तो ड्यू डेट क्या होगा, 28 फेब। क्यों, 31 जैन से लेके 31 फेब तक 1 मंथ होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि फेब 31 का नहीं होता, इसीलिए 28 तक हमारा ड्यू डेट हो गया, ठीक है। अब ग्रेस डेज भी लग जाता है, मतलब ड्यू डेट के बाद भी 3 दिन आपको छूट मिलेगा, ये रूल्स है, ठीक है। तो 3 दिन अगर छूट मिलेगा, तो ये 28 डेज प्लस 3 डेज ऐड करने पे मैच्योरिटी डेट आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग ग्रेस डेज लगा देते, इसको बोलते हैं मैच्योरिटी डेट, जो कि 3 जैन आ रहा है, ठीक है। अब देखो मैच्योरिटी डेट का मतलब क्या आया था, ड्यू डेट प्लस ग्रेस डेज, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। हाँ मैम बोलो बोलो। ম্যাম ওতে যে 3 দিন যে গ্রেস ডেট দেয় ওইটা অ্যাড করার পরের ডেটটা তো মানে 3 তারিখ তো ম্যাচুরিটি ডেট না, 4 তারিখে তো মানে বিলটা দিতে হবে, মানে বিলের যে পেমেন্ট আছে ওটা তো 4 তারিখে করতে হয় না, মানে 3 দিন অ্যাড করার পরের ডেটটাই তো পে করতে হয়। না, 3 দিন অ্যাড করার পর যেটা হয় সেটা পে করতে হবে। মানে ওই আমি তো 8 তারিখের সঙ্গে 3 তারিখ মানে 3 দিন অ্যাড করলে ওই 3 তারিখেই পে করতে হবে। হ্যাঁ, 3 তারিখ যে ডেটটা আসবে ওই তারিখটাই পে করতে হবে, 28-এর পর। 4 তারিখ হবে না, 28-এর পর 3 দিন মানে 3 তারিখটা হবে, ঠিক আছে। 3 দিন গ্রেস মানে ওইভাবেই হয়। আচ্ছা, আর আরো এক দুটো এক্সাম্পল করলে দেখো বুঝতে পারবে। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पर लिखते हैं, देखो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग पॉइंट जो लिखेंगे, बिल्स एट साइट, ठीक है। ये टर्म कुछ है, लिख के रखो, जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बिल्स एट साइट मतलब ऑन डिमांड, नो टाइम फिक्स्ड फॉर पेमेंट, ठीक है। अगर किसी भी बिल में ये लैंग्वेज लिखा हुआ है, बिल एट साइट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम लोगों को बोला जाएगा पेमेंट करने के लिए, ऑन डिमांड हमें पे करना पड़ेगा, वहां पर कोई टाइम लिमिट नहीं बताया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर टाइम बताया है ना, टर्म, ठीक है। किसी किसी बिल में ऐसा हो सकता है कि हमें कोई टर्म नहीं बताया है, तो उस बिल को जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा बिल्स एट साइट। जैसे देखो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, तो मैंने लिखा था बिल्स आफ्टर डेट, तो इसको लिखा जाएगा बिल्स एट साइट। बिल्स एट साइट का मतलब है वो सारे बिल जिसका पेमेंट हमें जब बोला जाएगा तभी देना पड़ेगा, इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और एक होता है बिल्स आफ्टर डेट, ये कैसे होता है, देखो बिल्स आफ्टर डेट, ठीक है। ये कैसे होगा, यहां पर टाइम मेंशन रहेगा, टाइम इज मेंशन, ठीक है। दैट इज फॉर स्पेसिफिक पीरियड, और डे मतलब पीरियड डे में भी बोल सकते हैं, ठीक है। आफ्टर डे और मंथ लिख देते हैं, ठीक है, डे और मंथ ऑन हैपनिंग ऑफ गुड इवनिंग सुभजीत, गुड इवनिंग मैम। ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट which is certain to happen, ठीक है।
अब देखो, अगर बिल एट साइट है तो मैंने बोला कि कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं होगा, ऑन डिमांड पे करना पड़ेगा। लेकिन बिल आफ्टर अगर डेट है, जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिखा था आफ्टर डेट, मतलब 45 डेज बाद पे करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, डेज में टाइम बता दिया, तो टाइम मेंशन होगा फॉर स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ठीक है। या फिर पीरियड और स्पेसिफिक पीरियड होगा, वो पीरियड दैट इज डे और मंथ, ठीक है। वो पीरियड टाइम कैसे डिफाइन किया जाएगा, डे में या मंथ में, जैसे मैंने वहां 45 डेज लिखा था, या फिर 1 मंथ हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा बोल दिया जाएगा, ऐसा कोई इवेंट जो ऑकर्ड होने से ये पेमेंट करना पड़ेगा, जो सर्टेन होगा, मतलब इवेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑकर्ड हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, या फिर स्पेसिफिक कोई इवेंट ऑकर्ड होने के बाद पेमेंट करने का बात हो रहा है, तो वैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना याद रखो, बिल्स आफ्टर डेट का मतलब टाइम पीरियड हमेशा बता दिया जाएगा इन फॉर्म ऑफ डेज हो गया, मंथ हो गया, या फिर ऐसा कोई इवेंट जो होने के बाद होगा, मतलब कोई ना कोई हिंट्स रहेगा जिससे हम लोग टाइम को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। बिल्स एट साइट का मतलब कोई टाइम मेंशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब ये सब का यूज भी देखेंगे, एक बार टर्म लिख लेते हैं, ठीक है। फिर देखो, पब्लिक हॉलीडे, ठीक है। पब्लिक हॉलीडे क्या होता है, पब्लिक हॉलीडे का मतलब हो जाता है जो हॉलीडे हमें नोन है, ठीक है। पब्लिक हॉलीडे का मतलब हो गया नोन हॉलीडे, जैसे कि 15th ऑफ अगस्त, ठीक है। नॉन हॉलीडे जैसे कि 15th ऑफ अगस्त, क्योंकि हमें पता है इंडिपेंडेंस डे होता है, ठीक है। 26th ऑफ जैन, ठीक है, रिपब्लिक डे, ये सब, ठीक है। 2 अक्टूबर, ठीक है, गांधी जी का गांधी जयंती, ठीक है। तो ये सब नॉन हॉलीडे है, मतलब सभी को पता है, कैलेंडर देखोगे तो वहां पर जो है हॉलीडे 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 लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए बैंक का हॉलीडे भी हमें देखना पड़ता है, जैसे कि 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल जो है वो बैंक का जो है हॉलीडे रहता है, और 31 मार्च भी रहता है, ठीक है, 31 मार्च भी रहता है। तो ये सब जो डेज है, ये हम लोग को पता होता है कि ये सब दिन हॉलीडे होता है, मतलब कोई भी ऑफिशियल काम नहीं होता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर हमें हॉलीडे पहले से ही पता है, ठीक है, तो हमें कौन सा डेट लेना पड़ेगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगा, तो यहाँ पर डेट ऑफ मैच्योरिटी हो जाएगा। मैच्योरिटी डेट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट, ये देखो अपने आप चल रहा है। मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट होता है, एक मिनट रुको, इसको क्या हो गया, पेन बोर्ड में जाने से ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट कर रहा है। अच्छा देखो, मैच्योरिटी डेट कैसे निकालते हैं, ड्यू डेट में ग्रेस डेज जो कि 3 दिन होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें पता है, जैसे मान लो कहीं पर तुम लोग को किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, ठीक है। अब एडमिशन का लास्ट डेट है मान लो 26 ऑफ जैन, ऐसे उन्होंने लिख रखा है, ठीक है। और उसके बाद एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन हमें पता है कि 26 ऑफ, देखो आज के डेट पे ऑनलाइन पे पेमेंट वगैरह इजीली हो जाता है, लेकिन एक बार मान लो कि अगर 26 जैन तक डेट दिया है, और अगर ऑफिशियल काम हमें पता है 26 जैन को कोई ऑफिशियल काम होने वाला है नहीं, अगर मान लो बैंक में जाके ही हमें पेमेंट करना है बैंक के थ्रू से, ठीक है, या फिर ड्राफ्ट पेमेंट, ठीक है, ड्राफ्ट पेमेंट तो जाके करना पड़ेगा। तो इस तरह का अगर काम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑब्वियसली 26, अगर लास्ट डेट है भी, जैसे मान लो 1 अप्रैल से लेके 26 तक डेट दिया हुआ था, लेकिन हमें पता है कि 26 को कोई ऑफिशियल काम नहीं होगा, तो हमें अपना काम एटलीस्ट 25 को तो कंप्लीट करना पड़ेगा, इसके आगे भी कर सकते हैं, लेकिन 25 को कंप्लीट करना पड़ेगा। वैसे ही अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है जो कि हम लोग का नॉन हॉलीडे होता है, तो फिर हमारा डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑटोमेटिकली वो मतलब जस्ट उसके प्रीवियस वाले डेट को आ जाएगा, तो डेट ऑफ मैच्योरिटी इज द प्रीसीडिंग डे ऑफ द मैच्योरिटी डेट, ठीक है। जो मैच्योरिटी डेट आएगा उसके जस्ट प्रीसीडिंग डेट वाला हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल अभी हम लोग देख लेंगे। अब देखो सडन हॉलीडे, ठीक है, सडन हॉलीडे मतलब हॉलीडे का कोई सवाल नहीं था, अचानक से हो गया, जैसे कि मान लो स्ट्राइक हो जाना, ठीक है। स्ट्राइक हो जाने से किसी किसी तरह का मतलब अलग अलग रीजन से स्ट्राइक हो सकता है, बैंक का स्ट्राइक हो गया, कुछ और स्ट्राइक हो गया, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने स्ट्राइक कर दिया, तो बहुत सारे ऑफिशियल काम बंद हो जाते, ठीक है। अगर स्ट्राइक हो गया, अब ये तो किसी को पता नहीं था कि अचानक से स्ट्राइक हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा, तो फिर वो क्या कर सकता है, उसका मैच्योरिटी डेट कैसे काउंट होगा, तो डेट ऑफ मैच्योरिटी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ मैच्योरिटी इज
just next day of सडन हॉलीडे। ठीक है, हॉलीडे के जस्ट नेक्स्ट दिन वाला डेट को हम लोग मैच्योरिटी डेट लेंगे। जैसे मान लो कि 20 हम लोग का कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए 1 जैन से 31 जैन तक का हमें डेट दिया गया था, 31 जैन तक का। ठीक है, हम लोगों ने सोचा था हम लोग 31 जैन को ये काम कर लेंगे। अब अचानक से 31 जैन को हो गया स्ट्राइक। ठीक है, अब क्या करें, हम लोगों ने तो सोचा था लास्ट डेट पे काम करेंगे। ठीक है, अब जो भी हो, ऐसा करना नहीं चाहिए, जो भी हो, तो लास्ट डेट पे हम लोगों ने सोचा था काम करेंगे। हो ही सकता है किसी को प्रॉब्लम हो, वो लास्ट डेट ही चूज कर रहा है, लेकिन अगर स्ट्राइक हो गया तो वो उसका काम पूरा नहीं होगा। तो लॉजिकली सोचो, फिर उन्हें एक दिन तो एक्स्ट्रा देना चाहिए था ना, तो इसका मतलब 1 फेब को वो अपना काम कर सकते हैं। उसी तरह से, उसी लॉजिक में सडन हॉलीडे को इसी तरह से डिफाइन किया गया है कि अगर सडन हॉलीडे होता है जो किसी को नहीं पता था कि हॉलीडे होने वाला है, तो इसका मतलब अगर टाइम चला गया है तो उन्हें और एक दिन, मतलब नेक्स्ट दिन काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो 31 को करने ही वाले थे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप 1 तारीख को करो। ठीक है, उससे ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, जस्ट नेक्स्ट डे होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर और 2 पॉइंट लिखते हैं, फिर जो है कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे पहले बिल्स आफ्टर साइट। ठीक है, बिल्स आफ्टर साइट अगर लिखा हुआ है किसी बिल में, तो यहाँ पर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से हमें काउंट करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, एग्जाम्पल से बताते हैं। बिल्स आफ्टर डेट अगर लिखा हुआ है तो डेट ऑफ ड्राइंग से हमें काउंट करना पड़ेगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये काउंट क्या है। ठीक है, तो उसके लिए अब सारा क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे डेट एग्जाम्पल। ठीक है, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स। ठीक है, बिल्स ड्रॉ का डेट है 29 जैन 1999। ठीक है, टर्म टर्म है 30 डेज, क्योंकि टर्म जो है डेज में भी डिफाइन हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग को कैलकुलेट करके देना है मैच्योरिटी डेट। ठीक है, मैच्योरिटी डेट। अब ये सारे टर्म का यूज देखो। पहला बात है, हम लोगों को ये जो बिल दे रखा है ना, तो यहाँ पर डेट ऑफ ड्रॉइंग्स दे रखा है, टर्म्स दे रखा है 30 डेज। अच्छा, अब ये बिल कैसा है, बिल्स आफ्टर साइट है कि आफ्टर डेट? अगर कुछ नहीं दिया जाएगा, सुनो, बिल्स आफ्टर साइट और आफ्टर डेट अगर हमें मेंशन नहीं किया जाएगा तो ऑलवेज एज्यूम कि बिल्स आफ्टर डेट है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, इफ लिख देते हैं, इफ क्वेश्चन साइलेंट, अगर क्वेश्चन नहीं कुछ बता रहा है, एज्यूम बिल्स आफ्टर डेट। ठीक है, बिल्स आफ्टर डेट ही मानेंगे। इसका मतलब हमें काउंट करना है डेट ऑफ ड्राइंग से। ठीक है, अब ये देखो क्या काउंट करना है हमें, मैच्योरिटी डेट कौन सा होगा ये काउंट करना है। तो मैच्योरिटी डेट कैसे काउंट करेंगे, अगर हमें डेज में दिया है तो डेज टू डेज काउंट होगा। ठीक है, सुनो, अगर हमें डेज में दिया है तो डेज टू डेज काउंट होगा, मतलब हम लोगों को डेज के हिसाब से 30 डेज कंप्लीट करना है। अब अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग्स था 29 जैन, तो हम लोगों ने प्रॉमिस किया है 30 डेज बाद पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो जैन में 31 डेज होता है, 31 डेज में 29 को अगर ड्रॉ हुआ है तो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स को हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से 29 को हुआ है तो 29 को हटा देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचता है 2 दिन। ठीक है, हम लोग 30 डेज बाद पेमेंट करेंगे बोल रहे हैं, तो अगर 30 डेज बाद पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर कितना दिन होगा, 28 डेज होगा। ठीक है, 28 डेज होगा। ये कौन से मंथ का आ गया, 28 হ্যাঁ বলো। বলছি 20th ফেব্রুয়ারি হবে ম্যাচুরিটি ডেট। না, ম্যাচুরিটি ডেট 28 হবে না, এটা ডিউ ডেট হবে। देखो ये एक बार बता देते हैं, सुनो। तो मैच्योरिटी डेट का मतलब क्या होता है, मैच्योरिटी डेट का मतलब होता है ड्यू डेट प्लस 3 डेज ग्रेस। ठीक है, ड्यू डेट प्लस 3 डेज ग्रेस होता है।
तो यहाँ पर देखो रूल्स क्या है, जब हम लोग काउंट करेंगे तो डेट ऑफ ड्राइंग से काउंट करेंगे, लेकिन कैलकुलेट करने का तरीका देखो, यहाँ 29 को एक्सक्लूड कर रहे हैं हम लोग, 29 से काउंट नहीं कर रहे, ठीक है। ये इसी तरह से ही डेज का कैलकुलेशन किया जाता है। तो 31 टोटल है जैन में, वहां पर 29 तक हम लोग लेस कर देते हैं, जैन में 2 दिन बचा, ठीक है। फेब का अगर हम लोग 28 दिन ऐड करेंगे तो 30 डेज हो गया, तो टर्म 30 डेज का था, लेकिन हमें पता है कि हमें 3 दिन ग्रेस मिलता है, तो हमारा ड्यू डेट कौन सा हो गया, 28 ऑफ फेब हो गया, और ग्रेस डेज कितना है, 3 दिन, ठीक है। 28 के बाद अगर हम लोग 3 दिन लेते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, 1 ऑफ मार्च, 2 ऑफ मार्च और 3 ऑफ मार्च, ठीक है। 3 ऑफ मार्च, और ये ईयर है 1999, तो मैंने भी वही लिख दिया। अब देखो जो क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था ना कि 3 दिन बाद तो ये 4 तारीख होना चाहिए, अब ये क्यों 4 तारीख नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली देखो यहाँ पर हम लोग 29 को लेस कर दे रहे हैं ना, ऑलरेडी यहाँ 29 को हम लोग लेस कर रहे हैं, जबकि डेट ऑफ ड्रॉइंग 29 है, क्योंकि एक प्रोसेस से ही कैलकुलेट करना पड़ता है। तो प्रोसेस हमें ये बोलता है कि डेट ऑफ ड्राइंग से लेस कर, ठीक है। और यहाँ पर जब 3 डेज ग्रेस ऐड करेंगे, जो जो तीसरा दिन आ रहा है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। मतलब 28 के बाद 29 तो होता नहीं है फेब में, 28 के बाद 1 ऑफ मार्च, 2 ऑफ मार्च और 3 ऑफ मार्च, ठीक है। मतलब हमें 3 दिन का छूट मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि आंसर 4 ऑफ मार्च होगा, ठीक है। 3 डेज ग्रेस मतलब 3 दिन के अंदर पे करना होता है, 3 डेज ग्रेस का मतलब ये नहीं कि 4th डे पे करना होता है, ठीक है। 3 डेज ग्रेस का मतलब होता है आपको 3 दिन छूट मिल रहा है, आप ये दिन कर दो, ये दिन कर दो, या ये दिन कर दो, या 28 को कर दो, ठीक है। तो ये होता है 3 दिन ग्रेस, अगर किसी को ग्रेस मिलेगा वो ग्रेस तो लेगा, ठीक है। अगर किसी को 28 की जगह 3 मार्च को पेमेंट करने का मौका मिल रहा है, स्पेशली ये बात जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। बिजनेसमैन को लगता है हमेशा पैसा आए तो अच्छा, पैसा जितना कम जाए उतना अच्छा। तो अगर मान लो 28 की जगह अगर उनको 3 तारीख को पेमेंट करना हो तो वो खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अगर हम लोग को लगता होगा कि मतलब जिनका जो मान लो सर्विस वगैरह करते हैं, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा होगा मुझे तो पेमेंट करना है, 28 को करे या 1 को करे, ठीक है। लेकिन बात ऐसा नहीं होता है, बिजनेसमैन के लिए पैसे का इनफ्लो होना बहुत जरूरी होता है, आउटफ्लो जितना कम हो वो खुश होते हैं, ठीक है। क्योंकि बिजनेस में पैसा बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 3 दिन ग्रेस मिलेगा काफी है। जब 3 दिन ग्रेस का मतलब ये नहीं कि 4th डे, 3 दिन ग्रेस का मतलब होता है 3 दिन के अंदर। तो डेडलाइन क्या हो गया, 3 ऑफ मार्च, ठीक है। इस तरह से काउंट होता है। तो यहाँ पर डेज था तो हमें डेज के हिसाब से काउंट करना है, और डेज के हिसाब से कैसे काउंट करेंगे, इस तरह से। जैन का 31 डेज होता है, इसीलिए 31 लिया। और भी एग्जांपल्स लेते हैं, देखो, ठीक है, तुम लोग भी बोल पाओगे। और भी एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट लिखते हैं डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग 29 ऑफ जैन 1999, ठीक है। टर्म, टर्म लिख देते हैं, देखो 2 मंथ्स आफ्टर डेट। अब क्वेश्चन में अगर दे दिया है आफ्टर डेट या आफ्टर साइड, तब तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर दे दिया है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं देगा तो हम लोग आफ्टर डेट एज्यूम करेंगे, ठीक है। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, ड्यू डेट, और एक काम करते हैं मैच्योरिटी डेट लिख देते हैं। हाँ, আফটার ডেট মানে 29 তারিখের পর থেকে ক্যালকুলেট করব। না, আফটার ডেট মানে ডেট অফ ড্রয়িংস থেকে ক্যালকুলেট করবে এইভাবে, ডেট অফ ড্রয়িংস থেকে ক্যালকুলেট করতে হবে। মানে আমি দেখাচ্ছি, 1 মিনিট, ম্যাচুরিটি डेट, ठीक है। मैच्योरिटी डेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अब हाँ, लेकिन तुम लोग डेज और मंथ का कैलकुलेशन एक जैसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। हम ऐसा देखो, ये जो क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसका भी मैंने 29th रखा है, इसका भी 29th रखा है, दोनों प्रोसेस एक बार देख लो। यहाँ पर मैंने 30 डेज बोला है, यहाँ पर मैंने 2 मंथ बोला है। तो फर्क क्या होगा, कैलकुलेशन का तरीका मंथ में अलग होता है, डेज में अलग होता है, ठीक है। मंथ में कैसे होगा, हमें मंथ टू मंथ कैलकुलेट करना है। तो 29 जैन से लेके 29 ऑफ फेब तक हमारा होना चाहिए 1 मंथ, ठीक है। लेकिन 29 हर एक ईयर में तो होता नहीं है, लीप ईयर में होता है, ठीक है। यहाँ पर ये सब माइनस वाला बात नहीं आएगा, इसलिए हम बोले कि एक बार ये बता देते हैं तो तुम लोग का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर 29 का फेब होता
हम लोग लिख सकते थे, लेकिन 1999 इज नॉट लीप ईयर। अगर लीप ईयर नहीं है तो इन दैट केस ये 29 नहीं होगा, ये इसके जगह हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये हम 28 कर देते। 29 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लीप ईयर है। फिर भी इसे 1 मंथ ही मानेंगे, 29 से 28 तक भी इसे 1 मंथ ही मानेंगे। ठीक है, मतलब रूल्स जो हमें लॉ बोला गया उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। तो जब हमें मंथ बोलेगा तो क्या करना है, दिमाग में इतना कर लो, अगर मंथ बोला है तो डे टू डेट कैलकुलेट करो। डेट टू डेट को 1 मंथ मानो, डेट टू डेट को 1 मंथ मानो, मतलब 29 से 29। ठीक है, लेकिन फेब में 29 एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए 28। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा 2 मंथ्स है, तो 28 से लेके यहाँ पर हमें मार्च तक काउंट करना है, लेकिन मार्च का तो 29 होता है, तो हम लोग 29 लिखेंगे। एक्चुअली देखो ये हम लोग का क्या हो सकता था, ये देखो यहाँ पर हम लोग का 29 होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे डेट टू डेट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, लेकिन 29 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये लीप ईयर नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ पर अगर 29 नहीं होगा तो यहाँ स्टार्टिंग भी 29 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखो जैन टू फेब में ये हो गया, अगर 29 होता तो ये भी 29 से 29 होता, लेकिन मार्च में तो 29 होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मार्च का हम लोग 29 ही लेंगे जो इसके साथ हमारा एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, मतलब 29 से स्टार्ट था, हमारा एंड भी 29 होना चाहिए, लेकिन जहां पर 29 पॉसिबल नहीं है वहां पर नहीं ले सकेंगे। ठीक है, अगर पॉसिबल होता तो ले लेते। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट फिर से 1 मंथ हो गया, तो 2 मंथ हमारा कवर हो गया, हमें 2 मंथ ही लेना था। अब देखो हम लोगों को यहाँ पर मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करना है, तो ड्यू डेट कौन सा आ गया, ये वाला। ठीक है, ये क्या आ गया, ड्यू डेट। ठीक है, तो ड्यू डेट प्लस 3 डेज ग्रेस हमें लेना है। 3 डेज ग्रेस का मतलब है 3 दिन के अंदर, तो 3 दिन के अंदर लास्ट डेडलाइन कौन सा होगा, 29 मार्च के बाद आएगा 30th मार्च, फिर 31st मार्च, क्योंकि मार्च 31 का होता है। ठीक है, 31, और फिर क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 1 अप्रैल। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 1 अप्रैल तुम लोग का क्या होता है, पब्लिक हॉलीडे होता है, बैंक का हॉलीडे होता है, बैंक का ओपनिंग डेट होता है। जैसे तुम लोग बोलते हो ना 1 जैन। ठीक है, 1 जैन तो उस तरह से मतलब पब्लिक हॉलीडे, हाँ मान सकते हैं पब्लिक हॉलीडे। ठीक है, उसी तरह से बैंक का ओपनिंग डेट, ठीक है, बैंक का ओपनिंग डेट जो है वो 1 अप्रैल होता है। 1 अप्रैल बैंक वगैरह बंद रहता है। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल जो है हम लोग का मैच्योरिटी डेट आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग इसका आंसर लिख के आ जाओगे तो ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ये पता है हमारा पब्लिक हॉलीडे है। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पब्लिक हॉलीडे, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पब्लिक हॉलीडे कौन कौन से डे को माना जाएगा वो मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन किया है। ठीक है, तो ये पब्लिक हॉलीडे हो गया। अगर हमें पता है कि 1 अप्रैल पब्लिक हॉलीडे है, मतलब नॉन हॉलीडे है, इन दैट केस हम लोग का मैच्योरिटी डेट फिर कौन सा होगा, ये तीनों में से कौन सा होना चाहिए मैच्योरिटी डेट, बोलो। अब बोलो मैच्योरिटी डेट कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट 31 होगा, जस्ट प्रीसीडिंग वाला होगा, 31 मार्च होगा हम लोग का यहाँ पर मैच्योरिटी डेट। ठीक है, अब देखो दोनों में हम फर्क समझा देते हैं। ये जो डेट था ये भी वही डेट है, यहाँ पर 2 मंथ्स लिया है मैंने, यहाँ पर 30 डेज लिया है। पहला बात ये है कि क्वेश्चन में अगर आफ्टर डेट या आफ्टर साइट नहीं बोलेगा तो ऑलवेज आफ्टर डेट मान के हम लोग चलेंगे, जैसे कि यहाँ पर माना। अब डेज बोलेगा तो हमें डेज वाइज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बिल्स आफ्टर डेट अगर होगा तो हमारा काउंटिंग डेट क्या हो जाएगा, हमारा काउंटिंग डेट हो जाएगा डेट ऑफ ड्रॉइंग से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में अगर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोगों को तो नहीं पता चलेगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, तो बिल्स आफ्टर साइट रहने से क्वेश्चन में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस देगा ही देगा। ठीक है, अगर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्वेश्चन में नहीं है तो इसका मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग से ही काम करना पड़ेगा। डेट ऑफ ड्रॉइंग और एक्सेप्टेंस में फर्क क्या है, मान लो मैंने बिल आज ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मैंने बिल आज ड्रॉ कर दिया है, लेकिन जिस पे ड्रॉ किया है वो आएगा, बोल रहा है 26 तारीख को इसे एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, या फिर 27 जैन को बोल रहे हैं हम 27 तारीख को आएंगे, साइन करके बिल एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन मैंने ना आज ड्रॉ कर दिया था। ठीक है, तो ये हो गया डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, और जब आके वो साइन करके ले जाएंगे तो ये हो गया डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, अगर हमें काउंटिंग डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से करना है तो वो बिल्स आफ्टर साइट है, अगर काउंटिंग हमें ड्राइंग डेट से करना होता है तो वो बिल्स आफ्टर डेट होता है। नॉर्मली यही वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, अब दूसरा बात, डेज ग्रेस 3 दिन ही होगा हमेशा, और 3 दिन का मतलब है कि ये नहीं कि चौथे दिन हमें पे करना है। 3 डेज का मतलब है विद इन 3 डेज। ठीक है, तो जो लास्ट डेट होगा वही हम लोग का
डेडलाइन डेट होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये जो लास्ट डेट है, यहाँ पब्लिक हॉलीडे आ गया इसलिए इसका प्रीसीडिंग डेट हो गया। अब अगर मंथ वाला है तो डेट टू डेट काउंट करो, ठीक है, और अगर डेज वाला है तो कैसे काउंट करना है, जिस मंथ में बिल ड्रॉ हुआ है उस मंथ में कितने डेज है पहले देखो, 31 था जैन में, फिर वहां से लेस कर देंगे किसको, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स को। लेस करने से हमें ये पता चल जाएगा कि बिल का ड्रॉ करने के बाद हमारे पास कितना दिन बचा, 2 दिन, हमें 30 दिन बाद पैसा देना है, तो फेब का 28 दिन हमारे पास टाइम बचता है पेमेंट करने के लिए, तो ये ड्यू डेट होता है। हमें पता है कि 3 दिन ग्रेस मिलेगा, तो 3 दिन ग्रेस मिला के ये हो गया, ठीक है। अब कुछ और भी एग्जांपल्स देते हैं, देखो कर पा रहे हो कि नहीं। सपोज डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, June 1999, ठीक है। टर्म, टर्म हो जाएगा 3 months आफ्टर डेट। हम लोग को कैलकुलेट करके देना है मैच्योरिटी डेट, तो बताओ क्या होगा। हम 2 सेकेंड वेट करते हैं, अगर तुम लोग बताना चाहते हो तो बोलो कि डेट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट कौन सा आएगा। हम लोग का काउंटिंग मंथ वाला है, यानी डेट टू डेट करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखो। मैम तारण করছে। 27 अगस्त। 27 अगस्त, 27 अगस्त, अगस्त हो रहा है मैम 3 महीने में, देखो 30 हाँ बोलो। 30 আগস্ট। 30 अगस्त, अच्छा अगस्त में तुम लोग का 3 महीना कैसे कंप्लीट हो रहा है, मुझे ये तो बताओ। अगस्त में 3 महीना कैसे कंप्लीट हो रहा है। 27 जून से कितने तारीख तक 1 मंथ होगा, पहले वो तो देखो, वो गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। 30 सेप्टेम्बर, सॉरी 30 सेप्टेम्बर। कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हो ना, इसीलिए। देखो ऐसे करना पड़ेगा ना, तुम लोग अगस्त तक काउंट कर रहे हो क्योंकि तुम लोग शायद 2 मंथ्स कर रहे हो, कुछ तो गलत सोच रहे होगे। देखो 27 जून से कितना दिन लेने से 1 मंथ होगा, अभी मैंने बोला ना मंथ में डेट टू डेट सोचो, तो 27 है तो इधर भी 27 लगाओ, तो ये जून है तो ये जुलाई होगा 7, तो ये कितना हो गया 1 मंथ, ठीक है। फिर हम लोग 27 जुलाई से कहां तक लिखेंगे, 27 अगस्त। अगर तुम लोग सिर्फ अगस्त में कंप्लीट करते हो ये तो 2 महीने का हो जाएगा ना, तुम लोग मेरा प्रीवियस वाले एग्जांपल के साथ कंफ्यूज हो गए होंगे, तो वो 2 मंथ्स था तो ये 2 मंथ्स नहीं है ना, ये 3 मंथ्स है। तो फिर 27 अगस्त से लेके कहां तक जाना पड़ेगा, 27 सितंबर तक जाना पड़ेगा। अब ये कंप्लीट होता है हम लोग का 3 मंथ्स। ये कौन सा डेट आ गया पता है, इसको बोलते हैं ड्यू डेट, ठीक है, जहां पर आके हम लोग का टाइम पीरियड फुल्ली कवर अप होता है। मैच्योरिटी डेट का मतलब ड्यू डेट प्लस 3 डेज ग्रेस होता है, ठीक है। अब लिखो, अब लिखो सही होगा 27 सितंबर और 3 दिन ग्रेस दे दो, तो 27 के बाद 28, 29, 30, 30 सितंबर। और पता है ये भी एक पब्लिक हॉलीडे होता है, इसके बारे में शायद तुम लोग को उतना पता नहीं है। ये पब्लिक हॉलीडे इसीलिए होता है क्योंकि ये बैंक का हाफ ईयरली होता है, ठीक है। अभी तुम लोग अगर कैलेंडर में देखोगे ना तो देखना कि बैंक का, जैसे हम कोई भी अगर कैलेंडर दिखाते, देखते हैं यहाँ पर दिखेगा कि नहीं, मतलब जो छुट्टी रहता है वो दिखेगा कि नहीं मुझे नहीं पता। तुम लोग अगर तुम लोग के पास अगर कैलेंडर है तो देख सकते हो, मुझे नहीं पता यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं, देना तो चाहिए, ठीक है। जैसे अप्रैल में दिया नहीं है, ठीक है, यहाँ पर दिया नहीं है, वो लिस्ट डाउन रहता है। तुम लोग अगर कभी देखो ना कैलेंडर पे देखना कि 30th अप्रैल जो है, सॉरी हाँ 30th सितंबर, जैसे मैंने 1 अप्रैल का बोला ना, बैंक का ओपनिंग डेट होता है 1 अप्रैल भी होगा, और यहाँ पर और एक भी लिस्ट डाउन करो 30th सितंबर, ये होता है हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली, बैंक का हाफ ईयर होता है, ठीक है। तो इसीलिए ना ये पब्लिक हॉलीडे होता है, तो इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, हम भूल गए थे। तो अब बताओ डेट कौन सा होगा, 30 सितंबर तो एक पब्लिक हॉलीडे है, मैंने बता दिया क्यों है, ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। जैसे तुम लोग याद रखते हो ना 15 अगस्त,
26 जनवरी, उस तरह से ये भी याद रखना पड़ेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए। अगर पब्लिक हॉलीडे है तो मुझे ये बताओ फिर कौन सा डेट होना चाहिए? 29 तारीख मैम। हाँ, उसके प्रीवियस वाला डेट, मतलब 29 सितंबर 1999, ठीक है, ये हम लोग का आंसर होगा। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन देते हैं, ट्राई करो, और एक क्वेश्चन देते हैं। डेट ऑफ ड्राइंग ट्वेल्थ ऑफ जुलाई 1999, ठीक है, टर्म 1 मंथ आफ्टर डेट, और बस, और बताओ कि मैच्योरिटी डेट क्या होगा, बताओ कौन सा होगा? मैम 14/8/1999। सही बात है, 14th ऑफ अगस्त होगा। देखो बाकी लोग भी एक बार ट्राई करो, 14th ऑफ अगस्त आता है कि नहीं। देखो ये तो आसान है, कहां से कहां तक काउंट करेंगे? 12 जुलाई से लेके 12 ऑफ अगस्त, ठीक है, तो ये 1 मंथ कंप्लीट हो गया। अब ये हो गया मेरा कौन सा डेट? ड्यू डेट, ठीक है। इस पे क्या लगाएंगे? इस पे लगाएंगे 3 दिन का ग्रेस, ठीक है, 3 डेज ग्रेस लगा लो। तो 12 अगस्त के बाद 3 दिन, तो 13, 14, 15, तो आंसर 15 आता है। लेकिन ये पब्लिक हॉलीडे है, ये तुम लोग को पता है, ठीक है। बाकी जो नहीं था वो मैंने बताया, पब्लिक हॉलीडे है, तो इसीलिए आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 14 अगस्त, ठीक है, जस्ट उसके प्रीसीडिंग वाला, क्योंकि ये सब नॉन हॉलीडे है, ठीक है, इसीलिए। अच्छा, और एक एग्जांपल करो। डेट ऑफ ड्राइंग्स 23 ऑफ दिसंबर 1999, ठीक है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, मान लो एक्सेप्टेंस भी दे रखा है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दे रखा है 24 ऑफ दिसंबर 1999, ठीक है। टर्म दे रखा है, सिर्फ लिखा हुआ है 1 मंथ, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। बताओ मैच्योरिटी डेट क्या होगा? यहाँ पर हमें डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ ड्राइंग्स दोनों दे दिया है। ड्राइंग्स हुआ था 23 को, और एक्सेप्ट किया है उन्होंने, मतलब जिनके ऊपर भी बिल ड्रॉ हुआ है 24 दिसंबर को। टर्म में से 1 मंथ बोला हुआ है, कुछ मेंशन नहीं है, मतलब क्वेश्चन हमारा साइलेंट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो क्या करना है मैंने बताया, तुम लोगों ने लिखा होगा कॉपी में। अब मुझे बताओ कि इसका मैच्योरिटी डेट का आंसर क्या होगा? টোয়েন্টি ফিফথ জানুয়ারি 2021 हाँ, 20 হবে 2000 হবে, 25 होगा, 2000 2000 होगा, ईयर 2000 हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो 23 दिसंबर से 1 मंथ मतलब 1 ऑफ जैन, है ना, ये हो जाता है हम लोग का, सॉरी 1 ऑफ जैन बोल रहे हैं, सॉरी 23 ऑफ जैन ना, 23 से लेके 23, अब दिसंबर के बाद जैन आ जाएगा 1 मंथ, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग दिसंबर को क्रॉस करके जैन में जा रहे हैं, तो हम लोग का जो ईयर है वो चेंज हो रहा है, 1999 से हम लोग 2000 में पहुंच गए, ठीक है। अब ये हम लोग का ड्यू डेट 23 ऑफ जैन ड्यू डेट, अब इसमें 3 दिन ग्रेस लगाओ, 3 दिन ग्रेस लगाओ, तो 3 दिन ग्रेस लगाने से 23 ऑफ जैन के बाद 24, 25, 26 ऑफ जैन, और ये होता है हम लोगों का पब्लिक हॉलीडे, बिकॉज रिपब्लिक डे, ठीक है। तो पब्लिक हॉलीडे ये हो गया हम लोग का पब्लिक हॉलीडे। तो इन दैट केस हम लोग का आंसर हो जाएगा जस्ट इसके प्रीसीडिंग वाला, यानी 25 ऑफ जैन। अब इसका डेट 1999 नहीं लिखना है, लिखना है 2000, ठीक है। अगर मान लो ऑप्शन के साथ किसी का क्वेश्चन आता है, उसमें ये 2000 भी दिया हुआ है ऑप्शन में, 1999 भी दिया हुआ है, अगर कंफ्यूज हो के 1999 लिख के आ जाते हो तो गलत हो जाएगा। कंफ्यूज मत हो, क्योंकि दिसंबर के बाद जब जैन होता है तो ईयर तो बदल जाता है, तो इस तरह से होगा। तो देखो कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने किया है,
एग्जाम्पल्स काफी सारा हो सकता है, ठीक है। तो अभी इतना ही काफी हम लोग के लिए, नॉलेज के लिए कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। मंथ टू मंथ इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, डेज का इस तरह से होगा। हम देखते हैं और भी अगर मुझे डेज का कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाता है तो उसको भी यूज कर लेंगे। अब ये हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, ये इस तरह का पब्लिक हॉलीडे और सडन हॉलीडे वाला। नेक्स्ट और भी हम लोग इस तरह का एग्जाम्पल करेंगे। अभी हम लोग एक जो है मेन, जिस तरह से हम लोग का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन होता है, यानी जो है जर्नल एंट्री बेस्ड चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग जर्नल करके देखते हैं, ठीक है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या क्या तरीका होता है, मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही बोला, देखो हम लोग चाहे तो अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अपने पास ही मिस्टर ए रख सकते थे 45 डेज तक, अगर उनको पैसे का काफी ज्यादा जरूरत नहीं होता है तो 45 डेज वेट करने के बाद मिस्टर जेड से डायरेक्टली पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। अगर पैसे का बहुत हड़बड़ी है तो बैंक में रख के पैसा ले सकते हैं बैंक से, और अगर चाहे तो किसी और को एंडोर्स करके अपना लाइबिलिटी भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शंस होता है। तो पहला ऑप्शन हम लोग ये मान के चलेंगे कि मिस्टर ए अगर मिस्टर जेड को जो बिल ड्रॉ किए हैं उसके लिए वो 45 डेज तक वेट करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो इस पॉइंट को बोला जाता है यहाँ पर when the bill is retained। retained का मतलब होता है अपने पास रखना, ठीक है। retained till date of maturity and bill is honored, ठीक है। अब ये ऑनर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहला बात है, हम लोग इस कंडीशन पे जर्नल एंट्री करेंगे अगर जो बिल ड्रॉ कर रहा है जो भी है पर्सन, ठीक है, वो बिल को ना तो किसी बैंक में दिखा के पैसा ले रहा है ना तो किसी और को इंडोर्स कर रहा है, वो बिल को अपने पास ही रखेगा और जितने दिन बाद भी उसे पेमेंट मिलेगा रिटर्न डॉक्यूमेंट के हिसाब से उतने दिन के लिए वो वेट कर जाएगा। और देने वाला मतलब जो पैसा देने वाला है, मतलब जो पेयर है, यानी जो जिसके ऊपर बिल ड्रॉ हुआ है, जिसने कुछ खरीदा है, यानी कि जो ड्रॉई है, जो कि एक्सेप्टर है। देखो ये सब टर्म तुम लोग को पता होना चाहिए ना, इसलिए मैंने स्टोरी करके भी बताया, बार बार बोल रहा है। मिस्टर जेड जो कि ड्रॉई है, जो कि एक्सेप्टर है, जो कि पे है, तो ये अगर 45 डेज बाद मेरे एग्जांपल के हिसाब से अगर सही सही पैसा दे देते हैं तो इसको बोला जाता है ऑनर्ड। लेकिन अगर वो जो प्रॉमिस किया वो नहीं रखते उसे बोला जाता है डिसऑनर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जितने भी अभी एग्जाम्पल करेंगे ऑनर्ड के ऊपर करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, मान लेते हैं ऐसा, तुम लोग एक बार थोड़ा सा लिख लो। ऑन 1/1 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹10,000 and draw a bill for 3 months on B for the amount, ठीक है। B accept and return it to A. The bill is duly honored at maturity. पास जर्नल एंट्री, ठीक है। तो देखो हम एग्जाम्पल के साथ इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो भी पॉइंट है वो क्लियर हो जाए, और फिर उसके बाद हम लोग जो है मैट का क्वेश्चन भी करेंगे, मैट भी हम शेयर कर देंगे, मैट का क्वेश्चन भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल फिलहाल बनाया, देखो ऑन 1/1 ए सोल्ड गुड्स टू बी। ए ने बी को गुड्स बेचा है 10,000 का, यानी ए सेलर है, बी परचेजर है। तो ए बिल ड्रॉ करेगा तो ए ड्रॉयर हो सकता है और बी ड्रॉई होगा। बी एक्सेप्टर होगा, ए एक्सेप्टी होगा, ठीक है। ए को पैसा मिलेगा तो वो पे होगा, बी को पैसा देना पड़ेगा तो वो पेयर होगा। 3 मंथ्स का बिल ड्रॉ हुआ है, बी ने वो एक्सेप्ट करके ए को रिटर्न कर दिया। मैंने लॉजिक भी बोला था क्यों रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि बी के पास रहना जरूरी नहीं है, ठीक है। वो अगर अनएथिकल होगा तो लेके भाग सकता है, पैसा भी और प्रोडक्ट भी। मतलब पैसा तो उसने दिया नहीं है, 10,000 का सामान लेके वो अगर भाग जाए तो, इसलिए ए के पास प्रूव होना चाहिए ताकि अगर कुछ भी ऐसा बात हो तो ए उसके ऊपर केस जो है लीगल केस दर्ज कर पाएगा। बिल इज ड्यूली ऑनर्ड एट मैच्योरिटी, मतलब बी ने अपना बात रख दिया, 3 महीने बाद पैसा दे दिया, ठीक है। हमें बोला जर्नल एंट्री पास करो, तो कहां पर करना है, इन द बुक्स ऑफ ए और बी, ठीक है। मेरे सारे एग्जांपल्स में हम लोग ड्रॉयर और ड्रॉई सभी के बुक्स में हम लोग एंट्री करेंगे, तो इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी, ठीक है।
इन द बुक्स ऑफ ए, और यहां पर हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ बी। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तुम लोग ही बता पाओगे, मुझे बोलो कि परचेज का एंट्री क्या होगा। 1 तारीख को जो गुड्स परचेज हुआ है और एक जन के लिए सेल हुआ है, तो अगर हम लोग यहाँ पर 1/1 का डेट दे देते हैं, डेट 1/1 का दे दिया, तो ए ने सेल किया है तो ए क्या एंट्री करेगा, और बी ने परचेज किया है तो बी क्या एंट्री करेगा। बी बोलो। टू सेल, हाँ, बी टू सेल एंड परचेज टू ए। B2 सेल्स, ठीक है, कितना हो जाएगा 10,000, और यहां पर हो जाएगा उसी डेट में परचेज टू ए। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज का एंट्री। एक जन के लिए क्रेडिट सेल, एक जन के लिए क्रेडिट परचेज। हम एक में नरेशन दिखा देते हैं, बाकी तुम लोग नरेशन खुद लिख सकते हो, बस इसी में नरेशन दिखाएंगे। ठीक है, बीइंग द गुड्स सोल्ड, ठीक है, नरेशन तो पता है ना, चीजों को बस एक्सप्लेन करना है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी, और ये हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ए। ठीक है, ये कौन लिख रहा है, बी लिख रहा है। अच्छा, इसके बाद उसी दिन, देखो हमें कोई दूसरा डेट बोला नहीं है, तो हम लोग ये मानेंगे जब क्वेश्चन में हमें ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा तो उसी दिन जो है बिल ड्रॉ हुआ, एंड बोल के जोड़ दिया गया है, मैंने उसी तरह से एग्जांपल बनाया, तो बिल ड्रॉ हुआ है। तो बिल ड्रॉ करने पे एंट्री क्या होगा, बोलो बिल ड्रॉ करने पे एंट्री क्या हो सकता है, तुम लोग बताओ। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल दो टर्म आएगा, एक जन के पास बिल्स रिसीवेबल होगा, एक जन के पास बिल्स पेबल होगा। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि बिल्स रिसीवेबल किसके पास होगा और बिल्स पेबल किसके पास होना चाहिए। এর কাছে বিল রিসিভেবল এন্ড বি এর কাছে বিলস পেবল, তাহলে এটা হবে বি টু বিলস রিসিভেবল इन द बिल्स बुक्स ऑफ। रिसीवेबल, पहले ये तो सोचो कि एसेट है कि लाइबिलिटी है, तब ना डेबिट या क्रेडिट करने का सोचोगे। कंसेप्ट ठीक बोले हो कि ए के पास रहेगा बिल्स रिसीवेबल, बी के पास रहेगा बिल्स पेबल, क्योंकि बी ने खरीदा है तो उसे पेबल, उसको पेमेंट करना है बिल्स का अमाउंट, और इसके पास बिल्स का पैसा आएगा। तो पहला बात है, जिसके पास पैसा आएगा जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से, जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल्स रिसीवेबल एसेट होगा कि लाइबिलिटी, तो उसके हिसाब से ना हम लोग डेबिट क्रेडिट करेंगे। Bills receivable asset बिल्स रिसीवेबल, to बोलो बोलो। to be टू बी, करेक्ट, बिल्स रिसीवेबल। हम्म, ফার্স্টে बोलो। তো একটা বিল ড্র করবে, তা ওটাকে তো বি কে দেবে না, ওর এন্ট্রি পাস হবে না। এটা তো ড্রয়েরই তো এন্ট্রি হচ্ছে, যে ওর কাছে বিলস রিসিভেবল আসছে, এটা ড্রয়েরই এন্ট্রি। বিং বিলস ড্র, তুমি যেটা বলছিলে বিলস কে তুমি ক্রেডিট করছিলে, বিলস কোনোদিন ক্রেডিট হবে না, ড্র করার সময় কি করে ক্রেডিট হবে। তুমি ফিক্সড অ্যাসেট কিনলে ফিক্সড অ্যাসেট কোনোদিন ক্রেডিট হয়, সেরকমই बिल्स যদি ড্র করছো তাহলে ওটা তো ডেটারের মতোই হলো। ये क्या था, ये डेटर था। अब डेटर बोल रहा है हम अभी पैसा नहीं दे पाएंगे तो मुझे बिल्स बना दो, डेटर से बिल्स बना दो। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया, डेटर से बिल बन गया। ठीक है, ये डेटर अब सिर्फ डेटर नहीं, ये मेरा बिल्स रिसीवेबल बन गया, इसीलिए देखो बी और बी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा पता है, देखो बी डेबिट बी क्रेडिट चला गया, मतलब इमेजिन करो, तो बचा क्या, बिल्स रिसीवेबल टू सेल्स, जैसे डेटर टू सेल करते हो ना, डेटर टू सेल्स, उसी तरह से बिल्स ये बीच में आ गया, तो इसीलिए डेटर का जगह कौन ले लिया, बिल्स रिसीवेबल ले लिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेल बिल्स के थ्रू से सेल हुआ है, और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट होगा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी ना क्रेडिट हो जाएगा। डेटर भी तो क्रेडिट होता है, जब डेटर पेमेंट कर देता है तो कैश टू डेटर होता है, लेकिन डेटर जब मेरे बुक में जनरेट हो रहा है तो वो क्रेडिट कैसे होगा। उसी तरह से बिल्स रिसीवेबल जब किसी के बुक में जनरेट होगा तो वो क्रेडिट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो लाइबिलिटी थोड़ी ना है कि क्रेडिट के हिसाब से बुक होगा। बुक होने का तो एक प्रोसेस होता है, क्रेडिटर क्रेडिट होके बुक होता है, डेटर डेबिट होके बुक होता है, लेकिन कैंसिल आउट जब होता है, मतलब डेटर पेमेंट जब करेगा तो वो क्रेडिट होगा, क्रेडिटर को जब पेमेंट करेंगे तब वो डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिटर कभी डायरेक्टली डेबिट होकर बुक ही नहीं होगा, है ना। अब देखो बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू बी, मतलब मुझे बी से 10,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने उसे 10,000 का सेल किया। अब इनके पास पेबल है, तो ये क्या एंट्री करेंगे, इनका क्या हो जाएगा, इनके पास बिल्स पेबल आ जाएगा। बोलो। A to bills payable. ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है, बिल्स पेबल होगा, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये हो जाएगा बीइंग
बिल्स एक्सेप्टेड, ये वही वाला एंट्री हो रहा है रिसिप्ट और क्या बोलते हैं एक्सेप्ट और ड्रॉ करने का, ठीक है। बिल एक्सेप्ट किया इन्होंने। अब इसका लॉजिक देखो, ठीक है, ए और ए कैंसिल आउट हो गया। मैंने कुछ परचेज किया, कौन बोल रहा है, बी। मैंने 10,000 का परचेज किया और जिससे परचेज किया उन्होंने मुझे बोला कि क्रेडिटर की जगह बिल्स पेबल रिकॉर्ड करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर हम बिल ड्रॉ करेंगे, तो ये 2 बिल्स पेबल हो गया, ठीक है। अब ऑनर्ड का मतलब हो जाएगा कि एग्जैक्ट टाइम के बाद ये अपना पेमेंट कर देंगे। तो कितने दिन बाद पेमेंट होगा, 3 मंथ्स बाद। अब तुम लोग बताओ 3 मंथ्स बाद डेट कौन सा आएगा, 3 मंथ्स बाद डेट कौन सा आएगा, मतलब मैच्योरिटी डेट बताओ। अगर 1 जैन से है, कोई ईयर नहीं दिया हुआ, ईयर का कोई बैरिकेड नहीं है, तुम लोग बताओ कि 1 जैन के बाद 3 मंथ्स बाद कौन सा डेट हम लोग का मैच्योरिटी डेट होगा। मैम 3 मार्च। थर्ड हो रहा है कि फोर्थ हो रहा है, 1 जैन से लेके 1 फेब 1 मंथ, 1 फेब से लेके 1 मार्च 2 मंथ्स, और 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल, ये 3 महीना होता है। ये हो गया ड्यू डेट, ठीक है। अब इसमें 3 दिन ग्रेस लगाओ, तो 1 तारीख के बाद 2 3 4, मेरा तो 4th आ रहा है, ठीक से देखो 4 अप्रैल होगा, ठीक है। 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को जो है, ये मैंने खुद ही से बनाया, तो देख लो मेरा तो 4 अप्रैल ही आ रहा है, तुम लोग पेपर चेक करो, 4 अप्रैल ही होगा। 1 जैन से 1 फेब, 1 फेब से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, और उसके बाद 3 दिन ग्रेस का मतलब 2 3 4, हाँ 4 ही होगा। 4 अप्रैल जो है ये हम लोग का हो गया मैच्योरिटी डेट। अब यहाँ पर क्या होगा, ए को पैसा मिल जाएगा, ए को पैसा मिलेगा और बी पैसा देगा, तो ए के पास पैसा आएगा तो उसका एंट्री क्या होगा, बोलो। ए पैसा रिसिप्ट का एंट्री क्या होता है, अगर कभी डेटर से भी पैसा लेते हो तो एंट्री क्या करते हो, कैश टू डेटर या बैंक टू डेटर, तो यहां पर क्या होगा, कैश टू बी। बी तो है ही नहीं, बी तो बुक से चला गया, वही तो मैंने सिखाया, बी तो बुक से चला गया। अब अगर कोई पैसा देगा तो वो मेरा डेटर नहीं है, मेरे पास डेटर की जगह बिल्स रिसीवेबल है, तो मुझे अगर पैसा मिलेगा तो मेरा क्या कैंसिल होगा, मेरे पास पैसा कैश आ गया। हाँ बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। हाँ, मेरे पास पैसा आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि अभी वो डेटर के हिसाब से बुक है ही नहीं, मेरे पास वो डेटर के हिसाब से बुक है नहीं। तो हम डेटर को कैसे रिवर्स करेंगे, डेटर ऑलरेडी रिवर्स्ड हो चुका है, तो बीइंग बिल्स कलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। ये ए के बुक्स में हो गया। नाउ बी के बुक्स में क्या होगा, जैसे इसने पैसा रिसीव किया, बी ने पैसा दिया होगा, तो बी के पास से पैसा जाएगा, कैश व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, कैश चला गया तो क्रेडिट होगा, तो टू कैश हो जाएगा और इनका लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो इनका लाइबिलिटी क्रेडिटर हिसाब से बुक नहीं है, अभी जिस हिसाब से बुक है वो कैंसिल आउट होगा। क्या कैंसिल आउट होगा, बिल्स पेबल टू कैश। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो 10,000, देखो लॉजिकली अगर चलोगे तो आगे का आसान लगेगा, ठीक है। ये हो गया डिस्चार्ज। हम लोग को ये देख लेना चाहिए कि हमारे पास क्या बच रहा है। जब हम लोग ये एंट्री कर रहे थे ना, बी टू सेल्स बिल्स रिसीवेबल टू बी, तब मेरा बी भी हट ही गया था। अगर मेरे पास बी है ही नहीं तो हम बी को कैंसिल कैसे करेंगे, मेरे पास जब पैसा आएगा तो बिल्स रिसीवेबल कैंसिल होगा। अब देखो यहाँ बिल्स रिसीवेबल भी कैंसिल हो गया, वो उधर वाले एंट्री के साथ बचा क्या है, सेल्स का क्रेडिट, ठीक है। इधर से अगर देखो तो सेल्स का क्रेडिट बच रहा है और इधर से अगर देखो तो कैश का डेबिट बच रहा है, तो नेट एंट्री क्या हो गया, कैश टू सेल। सारे चीजों को क्रॉस आउट करते हुए देखो तो कैश टू सेल। ये एंट्री कब होता है, जब कोई कैश सेल करता है। अब कैश सेल नहीं कर पाए, पॉसिबल नहीं हुआ कस्टमर के तरफ से, इसी वजह से तो इतने सारे स्टेप्स में किया। हम लोग पहले सीखे थे क्रेडिट सेल का, ठीक है। उसमें क्या होता था, उसमें सिंपल ऐसे होता था, डेटर टू सेल, फिर उसके बाद कैश टू डेटर, ठीक है। अब यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट आ जाता है, ठीक है। यहाँ मिडिल में एक स्टेप आ जाता है, क्या आ जाता है, डेटर को बिल्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो डेटर को अगर बिल्स में कन्वर्ट करेंगे तो बुक में डेटर नहीं रहना चाहिए, उसके जगह आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। डेटर को बिल्स रिसीवेबल से हम लोगों ने एक्सचेंज कर लिया, ये हो जाएगा। तब फिर कैश भी तो हम लोग डेटर से रिसीव नहीं कर सकते, जब मैंने डेटर को ही बिल्स बना दिया है तो पैसा बिल से आने वाला है, तो इसकी जगह बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। बस इतना सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये लॉजिकली अगर समझ जाते हैं तो हम लोग कोई भी एंट्री कर पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर जो है बिल्स पेबल के लिए भी वही कंसेप्ट हो रहा है, ठीक है। परचेज किया, क्रेडिटर को पे करना है, क्रेडिटर को बीपी बनाया, तो पेमेंट करने पे बीपी रिलीज हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज होना, ठीक है। अच्छा,
अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर ही नहीं लिख के लिख देते हैं ड्रॉयर, ठीक है, ड्रॉयर में सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। अब ये कौन सा है, क्या ये एंडोर्समेंट वाला है? नहीं, ये एंडोर्समेंट वाला नहीं है। ये कंसेप्ट बताते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना कीमती चीज बैंक में रख सकते हैं। देखो, गोल्ड बैंक में रखने का मतलब हमेशा लोन लेना ही नहीं होता है, लॉकर में भी रखा जाता है, ठीक है, मतलब प्रोटेक्शन के लिए। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा पैसा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पैसा ज्यादा घर पे नहीं रखेंगे, बैंक में रखेंगे, सेफ है, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, मतलब जब पहले ज्यादा ट्रांजैक्शन था, ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन पे सब होता है, तो बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो इजी भी है टैकल करना तो, और सेफ भी है। उसी तरह से अगर ड्रॉयर चाहे तो अपना बिल बैंक में रख सकता है, लेकिन वो बैंक को ये नहीं बोल रहा है कि मुझे पैसा दे दो, बैंक को बोल रहा है कि मैंने एक बिल ड्रॉ किया है, आप ये बिल को अपने अंडर रखिए, ठीक है। और जब हम बोलेंगे कि टाइम आ जाएगा, तब आप टाइम के हिसाब से इस बिल को कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा इंस्ट्रक्शन दे सकता है कौन? ड्रॉयर दे सकता है अपने बैंक, ठीक है। मतलब ये कौन सा केस हो गया? ये केस ये हो जाएगा, देखो लिखवा देते हैं, व्हेन ए बिल इज सेंड टू द बैंक विथ इंस्ट्रक्शन। बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है, ठीक है। क्या दे दिया जाता है? इंस्ट्रक्शन दैट द बिल should be retained till maturity and should be realized on that date. It is known as bills sent for collection। मतलब अपने पास बिल को नहीं रख रहा है, बस इतना सा बात है। मेरा बिल मैंने ड्रॉ किया, जैसे देखो यहाँ पर हम एग्जांपल जो क्रिएट किए थे ना, वहां से बता देते। देखो यहाँ पर बिल किसने ड्रॉ किया? मिस्टर ए ने, ठीक है। किसके ऊपर किया? मिस्टर जेड के ऊपर किया। अब ये बिल को अपने पास नहीं रख के अपने बैंक को बोल रहे हैं, आप ये बिल मेरा रखिए, मैंने मिस्टर जेड पे ड्रॉ किया है, 45 डेज बाद मुझे पैसा मिलेगा, तो 45 डेज के बाद आप मेरे बिहाफ में वो पैसा कलेक्ट करके रख लीजिएगा, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो रहा है। गुड इवनिंग और अच्छा, देखो तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा ऐसा बताया जा रहा है। मतलब ये सिंपल बैंक में हम लोग रख रहे हैं, अपने पास नहीं रखना चाह रहे हैं, ठीक है, इतना ही बात है। जैसे मेरा गोल्ड या फिर मेरा पैसा हम घर पे नहीं रख के अपने बैंक अकाउंट में रखना चाहते, उसी तरह से ये बिल्स जो है वो हम अपने पास नहीं रख के बैंक के पास रख रहे हैं, और बैंक को बोल रहे हैं आप मेरे बिहाफ में कलेक्ट कर दो, ठीक है। इसको बोला जाता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है। इसको बोला जाता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब एक एग्जाम्पल करते हैं, देखो समझ जाओगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से हम वही ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पहले लिखा था। ऑन 1/1 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 10,000 एंड ड्रॉ बिल ऑन बी एट 3 months for the amount be accepted and return it to ए, ठीक है। सारा चीज मैंने पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही रखा था, ठीक है। फिर लिखेंगे बिल्स इज ड्यूली ऑनर्ड। ऑनर्ड का मतलब है जिनको पेमेंट करना था और जब करना था उन्होंने तभी किया है, तब ये लैंग्वेज यूज होता है ऑनर्ड। ऑनर्ड एट मैच्योरिटी, ऑनर्ड एट मैच्योरिटी, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ
A and B, if A send the bill to the bank for collection and bank charged commission @1%। अब ये बैंक क्यों कमीशन लेगा? भाई बैंक तुम्हारे बिहाफ में काम करके दे रहा है तो कमीशन तो लेगा, ठीक है। कलेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा था, तुम नहीं करना चाहते हो, तुम बैंक के थ्रू से करवा रहे हो, बैंक को बोल रहे हो आप कलेक्ट कर लो। तो बैंक ये खाली पीली किसी के लिए काम क्यों करेगा? क्योंकि बैंक कोई फ्री का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। बैंक अपना अर्निंग देखता है, तो बैंक बोलेगा ठीक है हम आपके बिहाफ में ये काम कर देंगे, मुझे 1% कमीशन दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये होता है। तो बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया गया लेकिन उसके बदले बैंक ने चार्ज दिया है। अब हमें क्या करना है, इसी कंसेप्ट को, सेम चीज दिया हुआ है, बस थोड़ा सा मैंने इसको अलग पॉइंट दिया है इसके ये वाले कंसेप्ट के लिए। अब हम लोग इन द बुक्स ऑफ ए और बी एंट्री करेंगे, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी। तो पहला एंट्री तो सभी कोई कर सकते हो, क्योंकि पहला एंट्री तो वही होगा जो पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था। 1 जनवरी को पहला एंट्री क्या होगा? सेल का। तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। अब हम और नरेशन नहीं लिख रहे, तुम लोग नरेशन लिख सकते हो। सेल का नरेशन पता है, मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी लिखवाया, देखो बीइंग द गुड्स सोल्ड, ठीक है। और परचेज का बीइंग द गुड्स परचेज। अब ए ने सेल किया तो बी ने परचेज किया, बी क्या एंट्री करेगा? परचेज टू ए, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, 10,000 10,000। अच्छा, फिर बिल्स ड्रॉ हुआ तो क्या एंट्री होगा? बिल्स रिसीवेबल टू बी, क्योंकि एक ही साथ एक ही अमाउंट से डेटर भी है मेरे पास, बिल्स रिसीवेबल भी है, ये हम नहीं बोल सकते, ठीक है। इसीलिए डेटर को कैंसिल करना पड़ता है। और यहां पर हो जाएगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ये हो गया हमारा बिल्स ड्रॉ का एंट्री, ये हो गया हमारा बिल्स एक्सेप्टेंस का एंट्री कि हम लोगों ने बिल एक्सेप्ट किया, बिल्स पेबल, ठीक है। अब क्या होगा? अब मिडिल में एक डेट आएगा, ठीक है, जहां पर देखो बिल इज ड्यूली ऑनर्ड एट मैच्योरिटी पास जर्नल एंट्रीज। अब देखो यहाँ पर बोला है ए सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ए ने बिल भेज दिया बैंक के पास कलेक्शन के लिए। अब इसका कोई डेट नहीं है, मान लेते हैं यहाँ पर दे देते हैं 1/1, ठीक है, उसी डेट को, ठीक है, उसी डेट को मान लेते हैं ए ने उस बिल को बैंक में भेज दिया, ठीक है, बैंक में भेज दिया। तो बोलो क्या एंट्री होना चाहिए? प्रैक्टिकली सोच के देखो, ए के पास बिल्स था, ए वो बिल बैंक को दे रहा है, तो ए के पास से बिल चला जाएगा, तो क्या एंट्री होगा? बता सकते हो? अगर मेरा एसेट चला जा रहा है, एसेट डेबिट था तो एसेट क्रेडिट होगा ना, तो मुझे बोलो क्रेडिट क्या होगा, ये तुम लोग बता सकते हो क्रेडिट क्या होगा? कोशिश करके देखो। बिल्स क्रेडिट हो जाएगा मैम। हाँ, बिल्स क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल, सही हुआ है, बिल्स क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर डेबिट किसको करेंगे? जो ले रहा है। अब यहाँ पर दूसरा पार्टी कौन है? अभी बैंक और ए के बीच में बात हो रहा है, ठीक है। ए बोल रहा है मेरा एक बिल से ले लो, तो ए के पास से बिल चला गया, हम लोग ए के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं तो ए के तरह से सोचेंगे। अब बिल्स तो चला गया, लिया कौन? लिया कौन? बैंक। बैंक। तो यहाँ पर यूज करेंगे लैंग्वेज इस तरह से, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन बोला जाता है, ठीक है, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन बोला जाता है इसे। बिल्स को कलेक्शन के लिए हम लोगों ने भेज दिया। अब बोलो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन को समझो और मुझे बताओ क्या इसके लिए बी अपने बुक्स में कोई एंट्री करेगा? ए ने अपना बिल अपने पास नहीं रखा, जो भी रीजन हुआ उनका पर्सनल, उन्होंने बैंक में बोल दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया, बिजी होंगे, ठीक है, उनके लिए उतना दिमाग पे रखना काफी नहीं है कब कौन से किससे पैसा लेना है। उन्होंने बैंक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया और बोल दिया ठीक है हम 1% कमीशन ले लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये जो हुआ, ठीक है, यहाँ पर बैंक ने बिल जो है कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके लिए मुझे ये बताओ क्या बी को कोई एंट्री करना चाहिए? बी अपने बुक्स में कोई एंट्री दिखाएगा?
नहीं, यहाँ पर हो जाएगा नो एंट्री, क्योंकि बी का यहाँ पर कोई एंट्री का सवाल ही नहीं है, क्योंकि बी के पास तो बी को क्या करना है, बी को 4 तारीख जब होगा, 4 तारीख मैंने क्यों बता दिया, सेम क्वेश्चन था, सेम डेट था, इसीलिए 4 तारीख को बी को पैसा देना है, बस बी को, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब 4 तारीख आ जाएगा, 4 तारीख आ जाने पे क्या हो जाएगा, बी पैसा दे दिया जाएगा। कैसे पता चला, क्योंकि बोला है मैंने ऑनर्ड हुआ है, ऑनर्ड, तो बी ने अपना जितना भी पेमेंट करना था वो कर दिया। तो बी क्या एंट्री करेगा, बी बोलेगा मेरा बिल पेबल खत्म हुआ, मतलब मेरा लाइबिलिटी जो है वो खत्म हुआ। कितने का था मेरा लाइबिलिटी, 10,000, और मैंने अपना पेमेंट कर दिया है टू कैश या बैंक, कुछ भी लिख सकते हो। अगर हम लोग कैश लिखेंगे तो हर जगह कैश ही लिखना चाहिए, ठीक है, और बैंक लिखेंगे तो बैंक। बाकी अगर क्वेश्चन में बता देगा चेक के थ्रू से तो बैंक मैंडेटरी है लिखना, और अगर बोलेगा कि बैंक यूज करो तो बैंक करना, कैश यूज करो तो कैश करो, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हम बैंक लिख दिए, ठीक है। तो ये हो गया, पेमेंट हो गया। अब यहाँ पर क्या एंट्री होगा, ए के बुक्स में क्या एंट्री होगा, ए के बुक्स में एंट्री ये होगा कि ए के बिहाफ में बैंक ने पैसा ले लिया है, और बैंक क्या करेगा, वो पैसा ए को दे देगा। अब ए को बुला के तो बैंक किसी को देता नहीं है, मतलब ए के अकाउंट में पैसा चला जाएगा, बैंक अपने पास नहीं रख सकता है वो पैसा। क्यों, क्योंकि बैंक एक मीडिएटर है ए और बी के बीच में, ठीक है, ए और बी के बीच में बैंक कौन हो गया, बैंक हो गया मीडिएटर, ठीक है, मीडिएटर हो गया। अब बैंक का काम क्या है, बैंक का काम है पैसे को कलेक्ट करके ए के अकाउंट में भेज देना। तो बेसिकली ए के अकाउंट में ही अपडेट दिखेगा कि ए के पास पैसा आ गया, ए को तो वही काम चाहिए था ना कि मेरा पैसा कोई मेरे बिहाफ में ले ले, तो ए के पास पैसा आएगा। तो बैंक बोलेगा आपके अकाउंट में पैसा आ जा रहा है, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन इन्होंने लिखा था ये अब कैंसिल आउट हो जाएगा। सोच के देखो ए के तरफ से क्या हो रहा है, ए का बी ट्रांसफर हो गया बिल्स रिसीवेबल में, ठीक है। फिर बिल्स रिसीवेबल चला गया बैंक के पास, तो अभी क्या पड़ा हुआ है, बिल्स, ये सोच रहा है मैंने बिल्स भेजा है बैंक को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने 10,000 का सेंड किया था, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, हम ना थोड़ा सा, मुझे गेट ओपन करने जाना है, हम अभी आ जाएंगे, 2 मिनट में आ जाते हैं। तुम लोग थोड़ा सा कोशिश करो, क्या एंट्री होगा, हम अभी आते हैं। ठीक है, देखो अगर तुम लोगों ने कोशिश किया है तो ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं। देखो अभी बैंक, इनके पास इनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, लेकिन जैसा बात हुआ था बैंक बोला है हम ट्रांसफर वगैरह सब करेंगे लेकिन मुझे कमीशन देना पड़ेगा। तो ये क्या बोलेंगे, मेरा बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो डेबिट हो रखा था वो अब कैंसिल होकर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बिल्स का कोई बात बचेगा नहीं, ठीक है। तो क्रेडिट हो जाएगा बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन, और जितने से डेबिट हुआ था उतने से ही क्रेडिट होगा, तभी ना कैंसिल होगा। 10,000 का बिल सेंड फॉर कलेक्शन कैंसिल हो गया। अभी तक हम लोग कर रहे थे बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल, लेकिन हम लोगों ने अपने पास रिसीवेबल का रिस्पॉन्सिबिलिटी रखा नहीं है, वो हम लोगों ने बैंक को दे दिया, ठीक है। तो इस वजह से टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा 10,000 का। लेकिन बैंक इनको कितना पैसा देगा, क्या बैंक इनको 10,000 देगा, मुझे ये बताओ। बैंक बोला था हम काम तो कर देंगे लेकिन 1% कमीशन लेंगे, तो बैंक कितना पैसा इनको देगा, 10,000 पे अगर 1% कमीशन ले लेंगे तो कितना पैसा देगा बैंक, 9900। करेक्ट, 9900, ठीक है। 10,000 पे 1% वो ब्रोकरेज ले ले रहा है, मतलब कमीशन, ठीक है, काम करने के लिए। तो 9900, तो दोनों साइड एंट्री को पूरा करने के लिए यहाँ 100 दिखाना चाहिए। 100 क्या है, ब्रोकरेज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक को कमीशन देना पड़ेगा, ए को अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवाने के लिए ए के अकाउंट में 9900 आ जाएगा। ए के बुक से कमीशन को हमें डेबिट करके दिखाना पड़ेगा 100 टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 10,000, ठीक है। इस तरह से एंट्री होगा अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये हम लोगों का सेंट फॉर कलेक्शन है, ये हम लोग का डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर मैंने बोला था ना, जैसे हम लोग अपना गोल्ड रख के लोन ले सकते हैं, वैकेंट लैंड को दिखा के लोन ले सकते हैं,
उसी तरह से यहाँ पर हम लोग अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जमा रख के, मॉर्गेज रख के बैंक को बोल सकते हैं मुझे तुरंत पैसा दे दो, ठीक है। यहाँ पर तुरंत पैसा मिलेगा और इसमें बैंक अपना कमीशन काट लेगा, डिस्काउंट भी बोलते हैं इसे, ठीक है। लेकिन ये वाला क्या था, ये वाला एक बार भी ए ने ऐसा नहीं बोला बैंक को कि मुझे अभी पैसा दे दो, बैंक को सिर्फ इतना बोला मेरे यहाँ पे कलेक्ट कर लेना, तुम्हारा जो चार्जेस है हम तुमको पे कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग जो है थर्ड वाले सिचुएशन में चलते हैं। और एक सिचुएशन क्या हो सकता है यहाँ पर, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक और अदर पर्सन, ठीक है। डिस्काउंटेड का मतलब मुझे अभी पैसा दे दो, ठीक है। बैंक के पास भी जो है बिल को रख के बोल सकते हैं, या किसी अदर पर्सन को भी बोल सकते हैं मुझे पैसे का काफी जरूरत है लेकिन मैंने अपने कस्टमर को क्रेडिट में बेच दिया, आप ये बिल रख लीजिए और मुझे पैसा दे दीजिए। तो फिर देने वाला ऐसा थोड़ी ना है कि 10,000 का 10,000 ही दे देगा, वो फिर बोलेगा ठीक है मेरा इसमें क्या फायदा है, तो कमीशन ले लो, ठीक है। मतलब डिस्काउंट बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब ये एडवांस के तौर पे हो गया कि इस चीज को मॉर्गेज रख के मुझे एडवांस लेना है। अब वो हम बैंक से भी ले सकते हैं, अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल पर्सन है ऐसा काम करता है उधार देने का, तो उनसे भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड केस। अब इस पे हम लोग लिखते हैं एन एक्ट, ये भी लिख देते हैं क्या होता है, एन एक्ट ऑफ सेलिंग ऑफ ए बिल, मतलब हम लोग बेसिकली अपना बिल बेच दे रहे हैं, ठीक है, टू ए बैंक, बैंक को या फिर किसी और पर्सन को जो बैंक की तरह काम कर सकता है, और सम अदर पर्सन टू obtain payment for it before its मैच्योरिटी, ठीक है। मैच्योरिटी के पहले ही अगर मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा ये बिल भेज देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मेरा ये बिल दे देना पड़ेगा बैंक को या फिर ऐसे किसी पर्सन को जो ये बिल के बिहाफ में मुझे पैसा दे देंगे लेकिन पूरा पैसा नहीं देंगे, ठीक है। वो वहां से अर्न करेंगे। जैसे मैंने बोला था 500 का बुक था, 500 का बिल्स मैंने बैंक को दिखाया, बैंक ने मुझे बोला ठीक है 490 ले जाओ, मतलब 10 रुपया अर्न कर लिया वहां से। अब इस पे भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, देखो क्लियर हो जाएगा। इस पे भी एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, सेम टाइप ऑफ लेते हैं। ऑन 1/1 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 10,000 draw a bill for 3 months for the amount be accepted and return it to A who discounted the bill with a bank on 4th of Feb at 15% per annum, ठीक है। ये रेट है डिस्काउंट का, जैसे वो 1% कमीशन था ना, वैसे 15% पर एनम। दिस बिल इज ड्यूली ऑनर्ड जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्रीज, ठीक है। किसके बुक्स में जर्नल एंट्री करेंगे, ए और बी के बुक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले ए, हम इन द बुक्स ऑफ नहीं लिख रहे और, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी ऐसे होगा। तो पहले तो नॉर्मल सेल परचेज का एंट्री होगा, तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000, सेम क्वेश्चन है देखो, इसीलिए रिलेट करने में ना आसान हो जाएगा। और यहाँ पर हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, फिर बिल ड्रॉ होगा, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू बी, ए अकाउंट डेबिट
टू बिल्स पेएबल, ठीक है। यहां तक तो एज इट इज होगा कि कुछ सामान खरीदा गया और उसके अगेंस्ट में बिल्स ड्रॉ हुआ। अब बोल रहा है ए हु डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक ऑन 4th of Feb। अब 4th of Feb जब आया, ठीक है, तो ए ने क्या किया, ए को पैसे का जरूरत होगा तो वो बैंक के पास चले गए, बैंक के पास जाके बिल को रख दिया, मतलब बैंक को दे दिया, बेसिकली सेल हो गया, बैंक को दे दिया, बोला आप ये बिल रख लो, यहाँ 10,000 लिखा हुआ है, आप मुझे इसके बदले क्या दोगे बताओ। तो बैंक बोलेगा ठीक है हम 10,000 तो पूरा नहीं देंगे, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरा अभी रेट चल रहा है 15% पर एनम डिस्काउंट का, हम 15% डिस्काउंट करके दे देंगे। अब हमें ये कैलकुलेट करके आना चाहिए। अगेन यहाँ पर फिर एक कंसेप्ट आता है, क्या 4th Feb को बी के पास कोई एंट्री होगा बी के बुक्स में? नहीं, यहाँ पर हो जाएगा नो एंट्री। क्यों नो एंट्री? क्योंकि एंट्री हमेशा मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस पे होता है, जब बी के साथ बैंक का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है इस डेट पे, ना तो ए का हो रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे? कुछ नहीं। अब ए के साथ बैंक का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो सोचो कंसेप्ट के साथ, ए के पास से बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा, तो ए बोलेगा मेरे पास से चला गया बिल्स रिसीवेबल, जो कि एक एसेट होता है, एसेट चला जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। कितने का चला गया? 10,000। लेकिन इसके बदले मुझे पैसा दिया, कौन दिया? बैंक दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। लेकिन बैंक ने मुझे पूरा 10,000 नहीं दिया, बैंक बोला हम डिस्काउंट चार्ज करेंगे, ठीक है। तो मेरा लॉस हो रहा है, ए बोल रहा है मेरा लॉस हो रहा है, लेकिन मुझे काफी पैसे का जरूरत था, तो इसीलिए मैंने बैंक में जाके रिक्वेस्ट किया और डिस्काउंट करवा लिया अपने बिल को, तो मेरा लॉस होगा। अब कितना लॉस होगा वो कैलकुलेट करेंगे। अब बिल कितने का है? 10,000 का है, हम यहाँ पर कैलकुलेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। अब रेट क्या चल रहा है? 15% पर एनम। अब 15% पर एनम का मतलब क्या होता है? 15/100, मतलब अगर किसी का बिल्स 100 रुपए का है तो उस पर डिस्काउंट किया जाएगा 15 रुपए का, वही होता है 15%, ठीक है। तो पैसा कितना रिसीव होगा? तो रिसीव हो जाएगा बाकी अमाउंट, तो ये हो गया 85, ठीक है। तो ये हो गया बिल्स डिस्काउंट का रेट का सिस्टम। तो अगर 10,000 का बिल है, ठीक है, तो डिस्काउंट कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10,000 और ये हो गया 15। अब ये देखो ये 1 साल के लिए, ठीक है, ये 1 साल के लिए। अब देखो यहाँ पर हम लोग मेथड को कैसे समझेंगे, अगर 10,000 पे हम लोग 15% डिस्काउंट लगाते हैं तो डिस्काउंट निकल के आएगा हम लोग का, ये 2 0 कैंसिल 1500, लेकिन ये 12 मंथ्स के लिए हुआ, ठीक है। लेकिन हम लोगों को बैंक कितने दिन का डिस्काउंट काट लेगा वो हमें समझना पड़ेगा। अब लॉजिक क्या बोल रहा है? लॉजिक ये बोल रहा है, ए बोल रहा है देखो मुझे बहुत ही ना पैसे का जरूरत था, नहीं तो हम आते नहीं, क्योंकि मेरा तो लॉस होगा ना, तो मेरा बिल जो है मुझे 4 तारीख को पैसा मिलने वाला था। ए बैंक को क्या बोल रहा है, मैंने 1 तारीख को डेट ऑफ ड्रॉइंग्स लिया और मुझे 4th of April को रिसीव हो जाता है ये पैसा, और मेरा एक भी पैसा कट नहीं होता अगर मुझे पैसे का ज्यादा जरूरत नहीं होता। मुझे पैसे का ना काफी जरूरत है, इसीलिए हम आपके पास आ रहे हैं। आज डेट क्या है? 4th Feb। 4th Feb में यहाँ पर बैंक आ गया, ठीक है। तो बैंक बोलेगा हम डिस्काउंट काटेंगे, ठीक है। तो रूल्स क्या है? रूल्स ये बोल रहा है डिस्काउंट चार्ज उतने दिन का ही बैंक कर सकता है जितना दिन पहले ये चला गया है बैंक के पास पैसा लेने के लिए। मतलब इसने कितने दिन पहले ये चले गए हैं? ये चले गए हैं लगभग 4th Feb को गए हैं, इनको और कितना दिन रखना पड़ता अपने पास? 4th March से इनको और भी 2 मंथ्स अपने पास बिल को रखना पड़ता, तब जाके मैच्योरिटी डेट आता, ठीक है। मतलब जिस दिन बैंक के पास गए उस दिन से लेके मैच्योरिटी डेट तक जो पीरियड हो रहा है, क्योंकि बात में लॉजिक है, पूरा जो है 3 मंथ्स का बैंक इनके ऊपर डिस्काउंट चार्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि इन्होंने तो 1 जैन से लेके 4th of Feb तक अपने पास ही रखा था, ठीक है। तो इस पीरियड का बैंक डिस्काउंट चार्ज नहीं करेगा, बैंक सिर्फ और सिर्फ उसी पीरियड का डिस्काउंट चार्ज करेगा जो अभी तक अनएक्सपायर्ड है। तो 1 से लेके 4th of Feb तक एक्सपायर्ड हो गया और 4th Feb से लेके 4th of April तक अनएक्सपायर्ड है, ठीक है। इसको बोलते हैं अनएक्सपायर्ड पीरियड, मतलब जो टाइम पीरियड अभी तक खत्म नहीं हुआ इसको बोला जाता है अनएक्सपायर्ड पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं 2/12। क्यों? क्योंकि ये 12 मंथ्स का हो रहा है, ये पूरा कैलकुलेशन जो है ये 12 मंथ्स का हो रहा है, मतलब 1500 12 मंथ्स के लिए हो रहा है। तो डिवाइडेड बाय 12 करने से 1 मंथ का पता चलेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 12 करने से 1 मंथ का पता चलेगा और इसमें इंटू 2 करेंगे तो 2 मंथ्स का पता चल जाएगा, ठीक है। वही चीज को कैसे लिखा जाता है ये देखो, कॉमर्स में इस तरह से प्रेजेंट होता है 2/12, ठीक है। ये हो गया। इसका पूरा कैलकुलेशन जब करोगे तो ये आ जाएगा 1 ईयर का।
डिवाइडेड बाय 12 होने पे 1 मंथ का, इंटू 2 होने पे 2 मंथ्स का जो हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का कैलकुलेशन करके आ जाएगा, ये हो रहा था 1500 डिवाइडेड बाय 6, तो आई थिंक 250 आ रहा है। ठीक है, 250 आ रहा है, कैलकुलेट करके देखो तो बैंक इनको कितना दिया होगा 9750। ठीक है, ये अब इसका फॉर्मूला भी हम लिखवा देते हैं। फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, अमाउंट ऑफ बिल, फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं, लेकिन एक बार लिखवा देते, नहीं तो लगेगा फॉर्मूला, अगर कहीं देखोगे तो फिर लगेगा फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, तो एक बार बता देते। देखो, रेट ऑफ डिस्काउंट इनटू यहाँ 12 और यहाँ पर हो जाएगा अनएक्सपायर्ड पीरियड, अनएक्सपायर्ड पीरियड। ठीक है, ये कब का ट्रांजैक्शन हुआ, ये हो गया हम लोग का 4th ऑफ फेब का। 4th ऑफ फेब का ट्रांजैक्शन हुआ कि बैंक के पास ये बिल चला गया और इन्होंने पैसा ले लिया। अच्छा, अब 4th ऑफ अप्रैल को क्या एंट्री होगा, बिल बोल रहा है ड्यूली ऑनर्ड हुआ है। अब 4th ऑफ अप्रैल का एंट्री क्या होगा, 4th ऑफ अप्रैल में ए के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए के पास तो है ही नहीं बिल्स, उसने तो पहले ही पैसा ले लिया, तो बी ने अपना पेमेंट किया है, वो पेमेंट बैंक ले रहा है। तो हम लोगों ने तो बैंक का बुक्स ओपन नहीं किया है। हाँ बोलो, कुछ बोलोगे, बोलो, कोई कुछ बोल रहे थे शायद। अच्छा देखो, तो हम ये बोल रहे थे कि हम लोगों का तो 2 ही बुक्स है, ए और बी का। अब ए तो कोई एंट्री नहीं करेगा 4 तारीख को, क्योंकि पैसा उसे नहीं, पैसा बैंक को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन बी तो अपना एंट्री करेगा। बी अपना एंट्री क्या करेगा, क्योंकि हम लोग बी का बुक्स बना रहे, तो बी अपना एंट्री इस तरह से करेगा, बिल्स पेबल टू बैंक। बी बोलेगा कि मैंने अपना पेमेंट कर दिया। ठीक है, लेकिन ये रिसीव किसको हुआ है, बैंक को रिसीव हुआ है। ए को पैसा कब रिसीव हुआ था, 4 फरवरी को, 4th ऑफ फेब को पैसा रिसीव हुआ। ठीक है, तो ये कंडीशन हुआ। मेनली 4 कंडीशन होता है, जिसमें देखो हम लोगों ने 3 कंडीशन अभी तक पढ़ लिया और लास्ट वाला भी बता देते हैं। एक था बिल को जो ड्रॉयर है उसने अपने पास एंड तक रखा, मैच्योरिटी डेट तक रखा। दूसरा, ड्रॉयर ने अपने पास नहीं रख के बैंक के पास रखा, बैंक को बता दिया कि आप कलेक्ट कर लेना। और तीसरा, पैसे का काफी जल्दी था तो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। और फोर्थ है कि किसी क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिया। ठीक है, ये क्या होता है, लिखते हैं, व्हेन ए बिल इज endorsed endorsed to a creditor। ठीक है, अगर बिल क्रेडिटर को हम लोग एंडोर्स कर देते हैं। ठीक है, क्रेडिटर को एंडोर्स करने का मतलब है कि अगर हमारा कोई लाइबिलिटी था, ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर बोला था, यहाँ पर मान लो कि मिस्टर ए को मिस्टर पी को 500 रुपए देना था, तो वो क्या कर सकते हैं, पैसा देने की जगह वो बिल दे सकते हैं, और जिनको पे करना है उनको इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आप मेरे जगह उनको पेमेंट कर दीजिएगा। अभी हम लिखवा देते हैं। ठीक है, लिखवा देते हैं, देखो क्या होगा, एन एंडोर्समेंट means the writing of a person's name on the face or back of a negotiable instrument or on a slip of paper annexed there to for the purpose of negotiation। देखो क्या बोल रहा है, ये कैसे किया जाता है, एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, हम पढ़ के समझा देंगे, पहले यहाँ पर प्रैक्टिकली बता देते। देखो, अगर मान लो कि मिस्टर ए को अपना बिल एंडोर्स करना है, तो उन्हें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बिल में मिस्टर पी बोल के लिख देना पड़ेगा, या तो बिल के सामने लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखवाया है। देखो, एंडोर्समेंट का मतलब राइटिंग ऑफ ए पर्सन नेम ऑन द फेस, या फिर
ये बिल्स के जो बैक साइड है यहाँ पर लिखना पड़ेगा मिस्टर पी बोल के, ठीक है। ये मतलब खुद मिस्टर ए को लिखना पड़ेगा, ड्रॉयर को लिखना पड़ेगा कि हम ये परमिशन दे रहे हैं कि इस बिल का पैसा इस पर्सन को पे कर दो, ठीक है। बैक साइड में, फ्रंट साइड में लिख सकते हैं, या फिर एक स्लिप ऑफ पेपर लेके वहां पर मिस्टर पी बोल के लिख के इसके साथ स्टेपल कर सकते हैं, मतलब जिसको बोल रहे हैं एनेक्स करना, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है इसको स्टेपल कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये नेगोशिएशन वाला जो पर्पस था, मतलब मिस्टर पी को हम लोग ये बता रहे हैं कि ये बिल का पैसा अब आपको मिल जाएगा, आपको जो मेरे से 500 रुपए मिलने वाला था आपको वो जेड से मिल जाएगा और मेरा लायबिलिटी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है। अच्छा, अब हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो हम लोग का लगभग ऑनर्ड का सारा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल। On 1/1, A sold goods to B for 10,000 and draw bill at 3 months for the amount B accepted and return it to A who endorse the bill 1 month after the acceptance in favor of creditor सी नाम दिया है मैंने, ठीक है। क्रेडिटर का नाम सी है। इन सेटलमेंट ऑफ हिज डेट ₹10,000, ठीक है। द बिल इज ड्यूली ऑनर्ड, पास जर्नल एंट्रीज फॉर ए बी सी, ठीक है। तीनों के बुक्स में पास करना है। तो 1 तारीख को ए ने गुड्स बेचा था, जो क्वेश्चन रख रहे हैं वही वाला है, ठीक है। स्टार्टिंग में बी को बेचा था, फिर उनके ऊपर बिल ड्रॉ किया था 3 मंथ्स के लिए। बी ने वो एक्सेप्ट किया, ए को रिटर्न भी किया। ए ने वो बिल एंडोर्स कर दिया 1 मंथ बाद, किसको, क्रेडिटर को, अपना क्रेडिटर को जिसका नाम है सी, ताकि उनका 10,000 का जो लाइबिलिटी सी के साथ है वो कैंसिल आउट हो सके। तो इसका एंट्री क्या होगा, हमें तीनों के बुक्स में करने के लिए बोला गया है, ए बी और सी, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 बना रहे हैं, ए बी और सी। हाँ हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले देखो, ए अपना जो है सेल का एंट्री डालेगा, ठीक है। ए अपना सेल का एंट्री डालेगा, 1 तारीख की है, तो ये यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। बी क्या करेगा, परचेज टू ए। यहां पर सी का कोई एंट्री नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सी के साथ 1 तारीख को ए का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। सी के साथ ए का कभी ना कभी ट्रांजैक्शन हुआ होगा, इसीलिए सी को ए से 10,000 मिलेगा, लेकिन 1 तारीख को यहाँ पर सी का कोई एंट्री नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि 1 तारीख को कोई सेल परचेज हुआ है कि नहीं हमें नहीं पता। फिर देखो, बिल्स रिसीवेबल को हम ना थोड़ा शॉर्टकट में बी आर लिख दे, इसके बाद से हम बी आर ही लिखेंगे। इससे क्या होगा, मेरा थोड़ा जल्दी होगा लिखवाने का, नहीं तो काफी टाइम लग जाता है एक चैप्टर में। बी आर मैंने लिख दिया, तुम लोग अभी शॉर्टकट यूज करो, एग्जाम में कभी भी नहीं करना है, तुम लोग को पूरा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, जब भी लिखने का कंसेप्ट आएगा। तो बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ होगा बी आर टू बी, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने बिल एक्सेप्ट किया, तो ए अकाउंट डेबिट। अब बिल्स पेबल को हम ना टू बीपी लिख देते हैं, ठीक है। टू बीपी मैंने लिख दिया, तो ये शॉर्टकट में लिख दिया। यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, बिल्स ड्रॉ हो रहा है, लेकिन सी के साथ तो किसी का बिल्स ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो सी में मैंने इसीलिए कोई एंट्री नहीं दिखाया। अब फर्स्ट ऑफ फेब को, यहाँ पर डेट था 1 फेब, 1 मंथ बाद, यानी 1 फेब होगा। 1 जैन के बाद 1 फेब, 1 मंथ बाद ए ने अपना बिल सी को दे दिया, तो ए के पास से क्या चला जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो 2 बिल्स रिसीवेबल हो गया, कितना, 10,000, ठीक है। अच्छा, ए ने ये बिल किसको दे दिया है,
ये ए ने ये बिल दे दिया है सी को, ठीक है, ए ने ये बिल दे दिया है सी को, तो यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा मैंने ये डेप्ट कितना लिखा है, 10,000 ही लिखा है ना, इसको 10,200 करेंगे, देखो इसको हम लोग करेंगे 10,200 करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, 10,000 करने से आसान हो जाएगा, हम 10,200 कर रहे हैं। अच्छा अब देखो बोल रहा है कि ए ने अपना बिल सी को दे दिया, तो ए के पास से बिल्स रिसीवेबल चला गया और सी को दे दिया, और वो भी फुल सेटलमेंट, उनका 10,200 डेप्ट का फुल सेटलमेंट, क्योंकि बोला गया है सेटलमेंट मतलब सी 10,200 रुपए के बदले 10,000 लेके ही मान रहे हैं, यानी सी ने डिस्काउंट दिया है किसको, ए को। अगर 10,000 ही होता तो क्वेश्चन आसान हो जाता, ठीक है, वो तो तुम लोग कर ही लेते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी के पास चला जाएगा, ठीक है, और पहला बात है ए के लिए क्या हो रहा है, सी क्रेडिटर था कभी ना कभी, तो सी कैंसिल होगा, तो क्रेडिटर कैंसिल होने से क्रेडिटर डेबिट होगा, कितने का क्रेडिटर था, 10,200 का, ठीक है, कितने से मान रहा है, 10,000 से, तो बाकी 200 क्या लिखेंगे, बाकी 200 को लिखना पड़ेगा डिस्काउंट रिसिप्ट, ठीक है, किससे डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ, क्रेडिटर से 200, ठीक है, इसका एंट्री बी के यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, इस डेट पे बी के यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि बी के साथ किसी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। हाँ सी का अब एंट्री होगा, सी क्या बोलेगा, मेरे पास आ रहा है बिल्स रिसीवेबल, हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, सी के साथ क्या क्या इंसिडेंट हो रहा है, मैंने बिल्स एक्सेप्ट किया ए के लिए और ए को मैंने डिस्काउंट दिया, तो मेरे लिए डिस्काउंट लॉस है, तो ये हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, इन्होंने डिस्काउंट अलाउड किया, कितना, इन्होंने 200 किया, इन्होंने 200 रिसीव किया, तो इन्होंने 200 डिस्काउंट दिया, और मेरे पास से मेरा डेटर कैंसिल होता है, क्योंकि मुझे ए से पैसा मिलने वाला था, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये बिल्स रिसीवेबल 10,000 का होगा, मैंने 200 लिख दी यहाँ पर गलती से, मैंने 10,000 का बिल्स लिया, 200 डिस्काउंट दिया और 10,200 का डेटर को कैंसिल आउट किया, ये हो गया। अच्छा अब जब 4th ऑफ अप्रैल आएगा, 4th ऑफ अप्रैल को जो कि मैच्योरिटी डेट है बिल का, ए के पास कोई एंट्री नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए के पास बिल है ही नहीं। अब पैसा कौन किसको देगा, पैसा बी देगा, ठीक है, बी को तो देना ही पड़ेगा, किसको देगा, वो सी को देगा, तो बी का क्या होगा, बी बोलेगा मेरा बिल्स पेबल कैंसिल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, कैश या बैंक, मैंने पेमेंट कर दिया 10,000 का, मैंने तो 10,000 ही पेमेंट किया, ठीक है, अब ये पेमेंट किसके पास आया, सी के पास, तो सी क्या बोलेगा, मेरे पास पैसा आया, तो वो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आया 10,000, ठीक है, और इनका क्या कैंसिल होगा, ए कैंसिल हो रहा है ऐसा मत सोचो, ठीक है, और ऐसे भी एक क्रेडिट हो रखा है फिर से क्रेडिट होगा नहीं, क्योंकि ए पहले डेबिट था तभी क्रेडिट हुआ, बिल्स रिसीवेबल ये जो है ये इनका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इनके पास जो बिल्स रिसीवेबल था वो कैंसिल हो गया, मतलब इनको पेमेंट अपना मिल गया, ठीक है, तो ये एंट्री हो गया। तो बेसिकली 4 तरह से बिल का मतलब ऑनर्ड अगर बिल हो रहा है तो ये 4 तरीके से हो सकता है, ये 4 तरीके से डिसऑनर्ड भी हो सकता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग का एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि एंडोर्समेंट क्या होता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्या होता है, बैंक से डिस्काउंट करवाए तो क्या होता है, और अगर अपने ही पास रख ले तो क्या होता है। ये 4 चीज अगर समझ में आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिसऑनर्ड का कंसेप्ट करेंगे, और एंडोर्समेंट अभी जो हम लोगों ने किया ना एबीसी, इसके इसके इसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जिसमें मोर देन वन पार्टी इन्वॉल्व है, मतलब बी से सी के पास गया, सी से फिर किसी और के पास गया, उसके बाद हम लोग डिसऑनर्ड का कंसेप्ट करेंगे। उस नेक्स्ट हम लोग फिर स्टडी मैट को भी देखेंगे, ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं।